दात्सू पहले एक खतरनाक याकुजा गैंग का लेजेंडरी बॉस हुआ करता था, जिसे सब द इमोर्टल ड्रैगन कहते थे। लेकिन एक दिन उसने अपनी गैंगस्टर वाली जिंदगी छोड़ दी और एक हाउस हस्बैंड बन गया। पहली नज़र में तात्सू अपनी पीठ पर बने ड्रैगन के टैटू और डरावनी शक्ल के साथ एक खतरनाक गैंगस्टर जैसा लगता है, जैसे किसी की जान लेने निकला हो। पर असल में वो हर रोज सुबह जल्दी उठकर अपनी वाइफ के लिए क्यूट सा लंच बॉक्स तैयार करता है ताकि वह ऑफिस ले जा सके। आज उसकी वाइफ की ऑफिस में एक मीटिंग थी, तो वह जल्दी जल्दी निकल गई और उसने नाश्ता भी नहीं किया। तात्सू अभी अपने रोज के काम शुरू करने ही वाला था कि तभी उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ अपना लंच बॉक्स घर पर ही भूल गई है। तो वह तुरंत लंच बॉक्स पैक करता है, छोटे सूटकेस में रखता है और साइकिल लेकर तेजी से निकल पड़ता है। लेकिन साइकिल इतनी तेज चलाने पर उसे पुलिस वाले रोक लेते हैं। पुलिस उससे सवाल पूछती है और जैसे ही तात्सू अपने उसी डरावने अंदाज में जवाब देता है, पुलिस को लगता है कि वह किसी याकुजा गैंग से है। अफवाहें तो यह भी हैं कि उसने कभी अकेले ही एक पूरी दुश्मन गैंग को एक रात में साफ कर दिया था, इसीलिए उसे द इमॉर्टल ड्रैगन कहा जाता था। पुलिस वाले डर जाते हैं, उन्हें लगता है तात्सू अपनी जेब से शायद कोई हथियार निकालने वाला है। लेकिन अब वह सब पीछे छूट चुका है। तात्सू को तो बस अपनी वाइफ तक खाना पहुंचाना है। पुलिस की हैरानी तब बढ़ जाती है जब तात्सू अपनी जेब से एक कूपन निकालता है और उसे रिश्वत की तरह आगे कर देता है। इधर एक सेल्समैन किसी को अपनी नकली चाकू बेचने के लिए बेताब घूम रहा होता है। जब वह तात्सू के घर पहुंचता है तो जबरदस्ती दरवाजा खोलकर अंदर घुस आता है। तात्सू को दिलचस्पी होती है तो वह चाकू टेस्ट करने के लिए उससे हैमबर्ग स्टेक बना देता है और सेल्समैन को खिलाता है। सेल्समैन को खाने का स्वाद इतना अच्छा लगता है कि उसे अपने गांव की याद आ जाती है और वह यह तक भूल जाता है कि वह तो नकली चाकू बेचने आया था। इसी दौरान एक लड़का मासा, जिसे दुकान से बाहर फेंक दिया गया था, तात्सू का पुराना साथी निकलता है। तात्सू के गायब होने के बाद उनकी गैंग टूट गई थी और मासा हर जगह उसे ढूंढ रहा था। मासा मार्केट में तात्सू को सब्जियां लेते देख लेता है और दौड़कर उसके पास आता है। वह रोता धोता तात्सू को अपनी हालत बताता है और उसे वापस गैंगस्टर बनकर लौटने के लिए कहता है। तात्सू अपने उसी डरावने चेहरे के साथ सिगरेट जलाता है और मासा से कहता है, चल मेरे साथ। मासा सोचता है कि तात्सू शायद उसे फिर से गैंग में ले जाएगा, लेकिन तात्सू उसे कुकिंग क्लास में ले आता है। क्लास में तात्सू रेसिपी तैयार करता है और औरतें उसकी कुकिंग देखकर ताली बजाती हैं। मासा गुस्से में कहता है कि तात्सू गैंगस्टर लाइफ छोड़कर यह सब क्या कर रहा है। तात्सू आराम से कहता है, मैं अब वह जिंदगी नहीं जी सकता। अब मेरे लिए सबसे जरूरी मेरा परिवार है और उसे हिंसा से नहीं बचा सकता। मासा हंसता है और तात्सू की बनाई प्लेट को गिरा देता है। तात्सू एक सेकंड में उसे जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है, गंदगी फैलाई है, अब साफ भी तू ही करेगा। एक दिन तात्सू अपनी साइकिल चला रहा होता है, तभी एक बिल्ली बचाने के चक्कर में वह एक कार से टकरा जाता है। कार एक गैंगस्टर की होती है जो सुनामी गैंग से होता है, वही लोग जो तात्सू के दुश्मन थे। हामी गैंगस्टर को लगता है कि तात्सू ने उसे मारने की कोशिश की है और वह अपने ड्राइवर के साथ तात्सू के पीछे पड़ जाता है। भागते भागते तात्सू एक कपड़ों की दुकान में घुस जाता है और हामी को लगता है कि अब उसने उसे घेर लिया है, लेकिन दुकान में सेल लगी होती है और लोग सस्ते कपड़ों के लिए धक्का मुक्की कर रहे होते हैं। तात्सू आदेश देता है, हामी तू भी भिड़ जा भीड़ में, वरना कुछ नहीं मिलेगा। आखिर में वह लोग बस एक टी शर्ट, एक जोड़ी मोजे और एक ग्लव्स ही पकड़ पाते हैं। तात्सू उन्हें डांटता है कि उनकी वजह से उसकी सेल निकल गई और याद दिलाता है कि वह अब एक हाउस हस्बैंड है। हामी को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता कि तात्सू सच में ऐसी जिंदगी जी रहा है, इसलिए वह गुस्से में गन निकालकर तात्सू पर तान देता है और बोलता है कि नाटक बंद कर। लेकिन तात्स कुछ ही तेज मूव्स में हामी को जमीन पर पटक देता है और उसके ऊपर ग्लव्स पहना देता है। तात्सू उसे कहता है, ठंड पड़ रही है, रख ले यह ग्लव्स। ये छोटी सी बात हामी के अंदर पुरानी यादें जगा देती है, बचपन की, जब उसकी माँ पैसा जोड़ जोड़ कर उसे ग्लव्स दिलाती थी। भावुक होकर वो वहीं रोने लगता है और ग्लव्स को अपने पास रखने का फैसला करता है। इसके बाद तात्सू एक दुकान पर रुकता है अपनी वाइफ मकू के लिए उसका पसंदीदा एने सीरीज खरीदने, लेकिन उसकी डरावनी शक्ल, काला सूटकेस और उसके अजीब हाव भाव देखकर लगता है जैसे वह कोई अंडरग्राउंड डील करने आया हो। रात को जब मकू ऑफिस से घर लौटती है तो तात्सू उसे ऐसे चेक करता है जैसे वह कोई अपराधी हो। सिर से पैर तक स्कैन करता है, तब जाकर उसे अंदर आने देता है। अंदर आकर मक्कू देखती है कि पूरा घर सजावट से भरा पड़ा है। तात्सू ने उसका पूरा बर्थडे सेटअप किया होता है, लेकिन पूरा माहौल याकुजा स्टाइल में होता है। यहाँ तक कि जब तात्सू हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाता है तो भी उसका चेहरा इतना डरावना लगता है कि माहौल और भी भूतिया बन जाता है। फिर तात्सू उसे गिफ्ट देता है, वही एने सीरीज जो उसने दिन में खरीदी थी। मक्कू खुश तो होती है पर बताती है कि यह सीरीज तो उसके पास पहले से है। ये सुनकर तात्सू खुद से इतना निराश होता है कि कहता है कि उसे अपनी छोटी उंगली काट कर माफी मांगनी चाहिए। मक्कू घबरा जाती है और गुस्से में एक मुक्का मार देती है और तात्सू कांच की खिड़की तोड़ते हुए पंछी की तरह बाहर उड़ जाता है। अगले दिन मक्कू फोन करके बताती है कि लैंडलेडी घर देखने आने वाली है तो सब कुछ साफ होना चाहिए।
तात्सू तुरंत ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर निकालता है और उसे काम पर लगा देता है। शुरू में वह मशीन की सफाई देखकर खुश होता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि मशीन कोनों तक साफ नहीं कर सकती, वो चिल्लाकर मशीन को डांटता है। फिर खुद कोने और बाकी जगहों की सफाई करने लगता है, क्योंकि उसके हिसाब से घर हमेशा चमकदार होना चाहिए। तभी अचानक वैक्यूम क्लीनर उसकी कैट की पूंछ चूस लेता है। बिल्ली डरकर उछल जाती है और वाइन रैक पकड़ लेती है। रैक गिरता है और एक बोतल सीधा तात्सू के चेहरे पर लगती है। इतने में लैंड लेडी घर में आती है और तात्सू को लाल दागों से भरा देख चिल्ला उठती है। तात्सू भी ऐसी बातें बोलता है जैसे उस पर किसी ने हमला कर दिया हो, और माहौल और भी खराब हो जाता है। थोड़ी देर बाद पड़ोस की एक औरत तात्सू से कहती है कि वह उसके बेटे रियोटा को थोड़ी देर संभाल ले, क्योंकि उसे मीटिंग में जाना है। रियोटा जैसे ही तात्सू का डरावना चेहरा देखता है, वो चुपचाप कोने में जाकर बैठ जाता है। तात्सू उसे अपने हाथ से बनाए कुकीज देता है। रियोटा को कुकीज पसंद आती है, तो तात्सू की जान में जान आती है कि बच्चा अब उससे नहीं डर रहा। वो रियोटा को खेल खेलने के लिए बुलाता है। रियोटा सोचता है कि शायद वीडियो गेम होगा, पर खेल निकलता है डाइस गैम्बलिंग और महाजों वाला। रियोटा बोर होकर फिर कोने में जाकर बैठ जाता है। तभी रियोटा एक एने की डॉल फिगरिन देखता है और उससे खेलने लगता है, लेकिन खेलते खेलते वह फिसल जाता है और डॉल टूट जाती है। तात्सू पहले चेक करता है कि रियोटा को लगी तो नहीं, फिर सोच में पड़ जाता है कि अब इस डॉल का क्या करें, क्योंकि यह डॉल उसकी वाइफ मिकू की थी। आखिर में तात्सू डॉल को दफना देता है और जैसे ही मिट्टी पर कर उठता है, उसी वक्त मकू घर आ जाती है। वह तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगने लगता है और सजा मांगने लगता है। मकू उसे डांटती नहीं, बल्कि ग्लू लाकर देती है और कहती है, इसे ठीक कर देते हैं। तात्सू बाजार से लौट रहा होता है, तभी उसे मासा दिखता है, जो दूसरी गैंग के कुछ लड़कों से घिरा हुआ होता है। मासा जैसे ही तात्सू को देखता है, राहत की सांस लेता है और दौड़कर उसके पास आता है और लड़ाई में उसकी मदद मांगता है। लेकिन तात्सू उसे एक जोर का थप्पड़ मारकर कहता है, जिस लड़ाई की शुरुआत तूने की है, उसे खत्म भी तू ही करेगा। इतने में दूसरी गैंग के लड़के तात्सू को पहचान लेते हैं। इमोर्टल ड्रैगन यह नाम सुनते ही सबके चेहरे से रंग उड़ जाता है और धीरे धीरे सब पीछे हटने लगते हैं। लेकिन उनका बॉस मासा की बातों से चिढ़कर मुड़ता है और तात्सू के सिर पर लकड़ी का टुकड़ा मार देता है। तात्सू के सिर से खून बह रहा होता है, लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा ही शांत और डरावना रहता है, जैसे कुछ ना हुआ हो। बॉस डरते हुए अब चाकू निकालता है और तात्सू की तरफ बढ़ता है। तात्सू एक किताब से उसका वार ब्लॉक कर देता है, इतनी आसानी से जैसे वह रोज ऐसा करता हो। डरकर उस गैंग का बॉस भागने का फैसला कर लेता है। मासा पूरी लड़ाई में तात्सू को एकदम शांत और कंट्रोल में देखता रहता है। उसे एहसास होता है कि शायद इमोर्टल ड्रैगन बनना और हाउस हस्बैंड बनना दोनों में एक जैसी क्वालिटीज चाहिए। वो झुककर तात्सू से कहता है, मुझे अपना चेला बना लो, मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ। उस शाम दोनों मिलकर एक सुंदर सी लकड़ी की कुर्सी तैयार करते हैं। तात्सू को लगता है कि उसका वजन बढ़ रहा है, तो वह घर पर ही हुला हुप से एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। लेकिन उसकी यह हरकत मकू को डिस्ट्रैक्ट करती है, तो वह उसे डांटती है और उसे एक फिटनेस जिम ले जाती है। जिम में पहुंचकर तात्सू को अपने कुछ पड़ोसी मिलते हैं, जो उसे वहां देखकर हैरान रह जाते हैं। सब लोग डांस एक्सरसाइज क्लास में जाते हैं और तात्सू भी शामिल हो जाता है। वो सारे स्टेप्स तो कर लेता है, लेकिन उसकी खतरनाक मुस्कान सबको परेशान कर देती है। उन्हें लगता है कि वो यह सब भी किसी डरावनी वजह से कर रहा है। सबके कहने पर तात्सू योगा क्लास में भी जाता है और यहाँ तो सब दंग रह जाते हैं। वो हर योग मुद्रा परफेक्ट तरीके से कर लेता है और हर पोज को अपने पुराने गैंगस्टर टाइम से जुड़े नाम दे देता है। क्लास खत्म होने पर तात्सू सबकी तारीफ करता है और कहता है, अच्छा पसीना निकला, मजा आया। लेकिन जैसे ही वह कपड़े बदलने जाता है, गलती से महिलाओं के चेंजिंग रूम में घुस जाता है। अपनी गलती समझते ही वह जमीन पर सिर पटक पटक कर खुद को सजा देता है और औरतों से कहता है, मुझे पहाड़ पर निर्वासित कर दो। उसकी बेवकूफी भरी बात सुनकर सब औरतें और भी कंफ्यूज हो जाती हैं। एक दिन तात्सू और उसकी वाइफ मकू शॉपिंग सेंटर जाते हैं। तात्सू एक कर्मचारी से सफेद पाउडर वाला सामान मांगता है तो वह डर जाता है। तभी मिकू साफ करती है, अरे वह फ्लावर बोल रहा है आटा। आगे खरीदारी करते हुए तात्सू मिकू की पसंद की चीजों को लेकर टोकता रहता है। दोनों की बहस देखकर लोग रुककर घूरने लगते हैं। लोगों को लगता है कि कोई याकुजा किसी मासूम पर चिल्ला रहा है, क्योंकि तात्सू की शक्ल वैसे ही डरावनी लगती है। मकू को एहसास होता है कि तात्सू की यह लुक ही लोगों को गलतफहमी में डाल देती है, तो वो उसे अलग अलग कपड़े पहनने को कहती है। लेकिन तात्सू चाहे जो पहन ले, उसका गैंगस्टर वाला लुक और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। आखिर में तात्सू मिकू की बात मानकर अपनी स्टाइल बदलने की कोशिश करता है और मकू उसकी पिंक एप्रन वाली ड्रेस देखकर खुश हो जाती है। उस पर उसका पसंदीदा कैरेक्टर भी बना होता है। वो तात्सू से पोज देने को कहती है। लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, लेकिन मकू को तात्सू का यह नया रूप बेहद प्यारा लगता है। एक बार शॉपिंग करते हुए तात्सू मासा को सिखाता है कि बाजार में सामान कैसे प्लान करके खरीदा जाता है। लेकिन रास्ते में मासा एक स्टॉल से स्नैक खरीदने रुक जाता है और स्टॉल चलाने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि टोरा यानी स्टील फिस्ट टाइगर निकलता है, जो तात्सू का याकुजा टाइम का सबसे बड़ा दुश्मन था। टोरा आज भी तात्सू से नफरत करता है, क्योंकि तात्सू की वजह से उसकी पूरी गैंग तबाह हो गई थी। जब टोरा जेल में था, वहीं उनकी पुरानी दुश्मनी फिर जाग उठी। एक मोड़ पर तात्सू और टोरा एक शोडाउन करने पर तैयार हो जाते हैं। लेकिन यह लड़ाई मारपीट की नहीं होती, बल्कि एक कुकिंग कंपटीशन होता है, जिसमें दोनों अपनी कुकिंग स्किल्स आजमाते हैं।
दोनों एक्स गैंगस्टर किचन में आमने सामने खड़े होकर शानदार शानदार डिश बनाते हैं। फिर अपनी अपनी डिश की एकदम परफेक्ट फोटो लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं। 2 घंटे बाद रिजल्ट आता है। तात्सू जीत जाता है क्योंकि उसकी फोटो पर 1 लाइक आ जाता है और टोरा की डिश पर 1 भी लाइक नहीं आता। कुछ दिन बाद तात्सू अपनी वाइफ मकू के साथ कार खरीदने जाता है। मकू उन्हें दिखाई जाने वाली हर कार पसंद करती है, लेकिन तात्सू हर कार में कमी निकाल देता है। किसी को कहता है ये शॉपिंग के लिए ठीक नहीं, किसी को कहता है ये बहुत ज्यादा पेट्रोल पीती है। आखिर टाचू को एक पिकअप ट्रक पसंद आती है, सस्ती, कम तेल खाने वाली और शॉपिंग के लिए बढ़िया। लेकिन मकू को उसका लुक बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि लड़कियों के लिए अपीयरेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। आखिर में सेल्स लेडी एक ऐसी कार दिखाती है जो देखने में स्टाइलिश है और जिसका ट्रंक बहुत बड़ा है। दोनों को यह कार पसंद आ जाती है, लेकिन जैसे ही टेस्ट ड्राइव का टाइम आता है, टैट्सू कार को ऐसे चेक करने लगता है जैसे उसमें कोई स्पाई गैजेट लगा हो। टेस्ट ड्राइव शुरू होती है। मकू उसे याद दिलाती है, सड़क पर ध्यान रखो, हर सिचुएशन के लिए तैयार रहो। लेकिन टाट्सू एक सिक्योरिटी गार्ड को देखता है और सोच बैठता है कि वह कोई हत्यारा है जो उस पर हमला करने वाला है। वह कार तेज चलाने लगता है। फिर उसे सड़क पार करता एक बुजुर्ग दिखता है और टाट्सू को लगता है कि वह भी कोई असासिन है जो कार पर मिसाइल चलाने वाला है। आखिरकार उसे एहसास होता है कि यह सारी बातें उसकी ओवर थिंकिंग है और वह कार खरीदने का आइडिया ही छोड़ देता है। एक दिन टाचू मासा के घर जाता है। घर में कपड़ों का ढेर लगा होता है, लगता है महीनों से धुले ही नहीं। मासा सारे कपड़ों को एक साथ वॉशिंग मशीन में डालने लगता है, लेकिन टत्सू उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है ऐसे धोते हैं कपड़े। टत्सू कपड़ों को अलग अलग करके मशीन में डालता है और जिन पर जिद्दी दाग लगे होते हैं उन्हें हाथ से रगड़ कर साफ करता है। मासा पीछे खड़ा होकर नोट्स लेता रहता है। कपड़े धुलने के बाद दोनों उन्हें सुखाने के लिए टांग देते हैं, लेकिन तेज हवा के झोंके से एक कपड़ा उड़ जाता है और मासा उसे पकड़ने के लिए भागता है। कुछ महीने पहले मकू ने टाचू से कहा था कि घर में पड़े वो गैजेट्स बेच दे जिनका वो इस्तेमाल नहीं करता। तो अब टाचू एक फ्री मार्केट में वही गैजेट्स बेचने बैठा है, लेकिन पूरे दिन में एक भी सामान नहीं बिकता। तभी वहां कुछ गुंडे आते हैं जो वहां बैठे सभी दुकानदारों से पैसा वसूलने लगते हैं, क्योंकि यह इलाका उनका चुनावी क्षेत्र है। लेकिन जैसे ही उनका लीडर टासू को देखता है, उसके पैर कांपने लगते हैं। टाट्सू उसे अलग ले जाकर बात करता है। वो उसे गैजेट्स ऑफर करता है, लेकिन वो गुंडा सोचता है कि टत्सू उन गैजेट्स से उसे टॉर्चर करने वाला है। डर के मारे उसकी टांगे जवाब दे देती हैं और वह बेहोश हो जाता है और टाचू उसके पास गैजेट्स रखकर वहां से चला जाता है। एक दिन टाचू पौधों को पानी दे रहा होता है, तभी 2 पुलिस वाले उसे दूर से देखते हैं और सोचते हैं कि वह कुछ इलीगल पौधे उगा रहा है। थोड़ी देर बाद वह टत्सू को एक सस्पिशियस सा ब्रीफ केस लेकर घर से निकलते देखते हैं, तो दोनों उसका पीछा करते हैं। मौका देखकर वह देखते हैं कि टत्सू एक छोटा सा पैकेट मासा को दे रहा है। ऑफिसर सबूत इकट्ठा करने के लिए उनका पीछा करते करते एक बंद दुकान तक पहुंच जाते हैं। एक ऑफिसर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। सोचता है कि शायद ये लोग कोई इलीगल काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर तो चेयर लेडी का बर्थडे चल रहा होता है। जो छोटा बैग उन्हें सस्पिशियस लगा था, उसमें तो बस कुछ बेसल लीव्स थी और जो सूटकेस उन्हें पैसों से भरा लगा था, उसमें सिर्फ एक सेंटेड वॉश था बर्थडे गिफ्ट के तौर पर। वहीं थग लीडर, जिसकी टांगे टाचू को देखकर कांपी थी, वो इस बात से शर्मिंदा होकर अपनी टांगों की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो सप्लीमेंट्स लेता है ताकि अगली बार टाचू को देखते ही उसकी टांगे ना कांपे। लेकिन जब टोरा बदला लेने बाहर निकला तो दूर से ही टाचू को देखते ही उसके पैर फिर से लड़खड़ा गए और वह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। टत्सू आजकल बहुत एक्टिव रहने लगा था। वह मोहल्ले की हाउसवाइफ्स के साथ मिलकर वॉलीबॉल खेलने लगा था। उस दिन हाउसवाइफ्स की टीम का मैच दूसरी टीम से था, लेकिन उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वहां बेयर टीम भी होगी। ये लोग असली वाले गैंगस्टर थे। मैच शुरू होता है और सबके सब मिलकर पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन बेयर टीम भी जमकर टक्कर देती है और दोनों टीमें बराबरी पर चलती रहती हैं। आखिर में बेयर टीम जीत जाती है। टैसू घुटनों पर बैठकर हार की पूरी गलती खुद पर ले लेता है, लेकिन बेयर टीम का लीडर आगे बढ़कर उसे उठाता है और बताता है कि मैच बहुत बढ़िया था। अंत में दोनों टीमें एक दूसरे को बधाई देती हैं और साथ में फोटो भी खिंचवाती हैं। शाम को मकू काम से लौट रही होती है, तभी वह देखती है कि उसका पति टाचू मीट वाले से किसी तरह की डील टाइप बात कर रहा है। थोड़ी देर बाद दोनों घर की तरफ निकलते हैं, लेकिन उससे पहले टाचू अलग अलग दुकानों पर रुकने की बात करता है। मकू समझ ही नहीं पाती कि चल क्या रहा है, क्योंकि टाचू और दुकानदार लोग ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई गुप्त मिशन चल रहा हो। मिशन पूरा होने के बाद टाचू बताता है कि वो अलग अलग दुकानों से स्टैंप इकट्ठे कर रहा था। एक लकी ड्रॉ के लिए दोनों लॉटरी बूथ पहुंचते हैं। मकू को पहला इनाम बहुत अच्छा लगता है, हवाई ट्रिप, और दूसरा इनाम भी एक बड़ा टीवी। लेकिन टाट्सू की नजर सिर्फ तीसरे इनाम पर होती है। एक वैक्यूम क्लीनर। आज आखिरी दिन था और टाट्सू अपनी 10वीं कोशिश में ये इनाम जीतना चाहता था, लेकिन घुमाने के बाद उसे 5वां इनाम मिलता है, एक छोटा सा प्यारा सा प्लश टॉय जो मकू को एकदम पसंद आ जाता है। भले ही टाट्सू लॉटरी में हार गया हो, वो प्राउडली कहता है कि उसने जीत हासिल कर ली, क्योंकि मकू मुस्कुरा रही थी। उसकी यह चीजी बात सुनकर मकू उसे सड़क पर ही मुक्का मार देती है। अचानक मकू के पेरेंट्स घर आने की खबर दे देते हैं, जिससे वह थोड़ी टेंशन में आ जाती है, लेकिन टाचू उसे भरोसा दिलाता है कि वह सब संभाल लेगा। जैसे ही उनके माता पिता घर पहुंचते हैं, टाचू चाय नाश्ता लेकर आता है जो उसने खुद बनाया था। उसकी सास उसकी हाउसकीपिंग स्किल से इंप्रेस हो जाती है और उससे खाना बनाने की रेसिपी सीखने लगती है। टत्सू का ससुर इंट्रोवर्ट था। वो बात करना चाहता था, पर शुरू कैसे करें समझ नहीं पा रहा था। काफी देर बाद उसे एक टॉपिक सूझता है।
लेकिन टाचू उसकी बात का मतलब ही नहीं समझ पाता। आखिर में ससुर उसे कैच बॉल खेलने पार्क ले जाते हैं, क्योंकि अगर उसका बेटा होता तो वह उसके साथ खेलता। लेकिन टाचू खेल समझ ही नहीं पाता। गेंद वापस फेंकने की जगह वह कुत्ते की तरह दौड़कर हाथ में गेंद पकड़ा लेता है। ससुर हार मान लेते हैं और फिर सही तरह से पकड़ छोड़कर तरीका बताते हैं। लेकिन पहली ही बार में टासू इतना जोर से गेंद फेंकता है कि ससुर झटके से पेड़ से जा टकराते हैं, पर साथ ही वह उसकी ताकत से एकदम प्रभावित भी हो जाते हैं। शाम को मीकू घर आती है और देखती है कि टोकचू हंगामे के बीच बैठा है। वो कहता है कि उस पर पीछे से कोई भटकी हुई गोली चली थी, लेकिन असल में वह गोली नहीं, एक तिलचट्टा था। टक्सू ने कीटनाशक उठाया था, लेकिन उसकी कैन खाली थी। तिलचट्टा अब भी जिंदा था और उड़ने भी लगा था। अब मीकू चुप नहीं रह सकती थी, खासकर जब वह तिलचट्टा उसके प्यारे पुलिस डॉल वाले फिगर पर जा बैठा। ताजसू पूरी कोशिश करता है उसे उड़ाने की, लेकिन वो तिलचट्टा अचानक उड़कर ताजसू की छाती पर ही आकर बैठ जाता है। ताजसू अपनी पूरी हिम्मत दिखाते हुए मीकू से कहता है, जो करना पड़े कर, बस इसे खत्म कर दो। मीकू हिम्मत जुटाती है, एक मोटा अखबार पकड़ती है और पूरी ताकत से तिलचट्टे पर वार करने की कोशिश करती है, लेकिन तिलचट्टे को मारने की जगह सीधे तात्सू के मुंह पर दे मारती है। फिर भी तात्सू डटा रहता है। वह फैसला करता है कि अगर मार नहीं पा रहे तो कम से कम अगरबत्ती जला देते हैं, क्योंकि ऐसे कीड़े खुशबू वाली चीजों से दूर भागते हैं। अब क्रिसमस आ जाता है। तात्सू सा क्लॉज वाला एप्रन पहनकर अपनी गली के बच्चों की क्रिसमस पार्टी में गिफ्ट देने जा रहा होता है। जब वह पहुंचता है, बच्चे मानते ही नहीं कि यह ऐसा है, पर तात्सू कहता है, मुझे इमोर्टल क्लॉज बुलाओ और बताओ इस साल अच्छे थे या शरारती। अंत में गिफ्ट देने की जगह वह उन्हें जबरदस्त खाना खिलाता है, जो बच्चे बहुत मजे लेकर खाते हैं। रात होते ही तात्सू अलविदा कहता है और अपनी शॉपिंग वाली साइकिल पर लौट आता है। इसके बाद तात्सू पार्ट टाइम नौकरी करने एक कॉफी शॉप पर अप्लाई करता है। पहले ही दिन 2 अजीब से कस्टमर आते हैं, 2 गैंगस्टर, एक बूढ़ा और एक जवान। बूढ़ा गैंगस्टर अपने जूनियर को तगड़े बनने की सीख दे रहा होता है, लेकिन जैसे ही दोनों तात्सू को पानी सर्व करते देखते हैं, दोनों घबरा जाते हैं, क्योंकि वह एकदम किसी असली गैंगस्टर जैसा दिखता है। फिर तात्सू उनके लिए एक लट्टे बनाता है, जिस पर प्यारा सा बिल्ली वाला आर्ट होता है। जूनियर को यह क्यूट टच पसंद आता है, पर उसका बॉस उसे डांट देता है कि टफ दिखना चाहिए। जब खाने की बारी आती है, जूनियर ऑमलेट राइस ऑर्डर करता है। तात्सू सर्व करता है और ऊपर सॉस से लिखता है गैंगस्टर। थोड़ी देर बाद बॉस एक स्पेशल स्ट्रॉबेरी डेजर्ट ऑर्डर करता है। इससे पता चलता है कि उसे भी क्यूट चीजें पसंद हैं। डेजर्ट आते ही वह खुद हाथ उठाकर बुलाता है और दोनों बड़ा मजा लेकर सब खाते हैं। कॉफी शॉप छोड़ते वक्त दोनों बेहद खुश होते हैं। इस पार्ट टाइम से कमाई करके तासू अपनी पत्नी मीकू के लिए तोहफे खरीदता है। मीकू काम से थकी हुई लौटती है। आज तासू उसके लिए एनर्जी बढ़ाने वाला जबरदस्त खाना बनाता है। खाने के बाद वह नींबू और साइट्रिक एसिड से उसके लिए ताजा लेमोनेड बनाता है, जो थकान में खूब असर करता है। फिर तात्सू उसे आराम देने के लिए मसाज भी करता है, लेकिन ज्यादा पैम्पर होना मीकू को थोड़ा अजीब लगने लगता है। स्ट्रेस तो उसका उतर चुका था, पर वह सब चीजें एक तरफ रखकर सीधे नहाने चली जाती है, क्योंकि उसके लिए वही सबसे तरोताजा करने वाली चीज है। उधर तात्सू खुद को भी वैसी ही मसाज और लेमोनेड देकर थोड़ा आनंद ले लेता है। एक दिन जब तात्सू सुपरमार्केट जाता है तो उसकी मुलाकात हिबारी टोरी से होती है, जो उसके पुराने दुश्मन गिरोह की सदस्य थी। वह लेजेंडरी इमोर्टल ड्रैगन को पहचान लेती है, लेकिन अब दोनों एप्रन पहने देखकर माहौल थोड़ा अजीब सा हो जाता है। टोरी गैंग बिखर गया था तो हिबारी और उसके कुछ साथी सुपरमार्केट में नौकरी करने लगे थे, लेकिन हिबारी पूरी जिंदगी आराम से रही थी, इसलिए आम लोगों की छोटी छोटी चीजें उसे समझ ही नहीं आती थी। जैसे कैन को सही ढंग से जमाना या सही लेबल लगाना, वो सब उल्टा पुल्टा कर देती थी। आखिर में तात्सू खुद ही कैंट ठीक से जमा कर उसकी गलती सुधार देता है। बिलिंग पर हिबारी गलती से तात्सू से एक ही सामान के 2 पैसे ले लेती है। जब तात्सू पोलाइटली बोलता है कि एक बार चेक कर लो, तो उसके साथ खड़े साथी तुरंत लड़ने के मूड में आ जाते हैं, लेकिन हिबारी अपनी गलती तुरंत समझ जाती है। वो माफी मांगती है और बिना देर किए ज्यादा लिए हुए पैसे तात्सू को वापस कर देती है। कुछ दिन बाद मासा तात्सू के घर आता है। उसके दिमाग में एक प्लान होता है, तात्सू के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी करने का। दरवाजा खुलता है तो बाहर मीकू होती है। वह खुद को इंट्रोड्यूस करती है। मासा अपना पूरा बर्थडे प्लान बताता है और मीकू बोलती है कि वह भी वही प्लान पहले से सोचकर बैठी थी। दोनों मिलकर सोचते हैं कि क्यों ना साथ में बर्थडे तैयारियां की जाए। मीकू केक के लिए सामान काटना शुरू करती है, लेकिन लगता है उसने पूरा कटिंग बोर्ड ही काट देना है। वो इतना ज्यादा मैदा डाल देती है कि कटोरे से बाहर गिरने लगता है और ऊपर से कुछ खाना भी जल जाता है। आखिर में रसोई का हाल जैसे किसी तूफान से गुजरा हो। दोनों हार मान लेते हैं। जब तात्सू घर लौटता है तो घर की हालत देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वो खुद ही सफाई करना शुरू करता है, सारी सजावट करता है, यहाँ तक कि अपना बर्थडे केक भी खुद बना लेता है। फिर वो अपने अंदाज में एक थोड़े डरावने टोन में हैप्पी बर्थडे सॉन्ग भी गाता है। तब मीकू और मासा अपने अपने गिफ्ट देते हैं। मीकू उसे एक नेकलेस देती है और मासा एक चश्मा। तात्सू दोनों एक साथ पहनकर देखता है और दोनों मान भी लेते हैं कि उस पर दोनों चीजें एकदम फिट लग रही हैं। तभी अचानक तात्सू का पुराना बॉस उससे मिलने आ जाता है। गैंग छोड़ने के बाद यह दोनों की पहली मुलाकात थी। तात्सू बड़े ध्यान से बॉस के कपड़ों पर लगे कुत्ते के बाल हटाता है। फिर बातचीत शुरू होती है। थोड़ी देर में तात्सू बॉस के कुत्ते के लिए एक क्यूट सा स्वेटर निकाल कर देता है। बॉस इतना खुश हो जाता है कि अपने कुत्ते के साथ फोटो खींच लेता है। बॉस असली काम बताने ही वाला होता है कि तभी पड़ोस की कुछ महिलाएं आ जाती हैं। एक औरत बोलती है, आपके कुत्ते की हालत तो कमजोर लग रही है। तुरंत तात्सू एक्शन में आ जाता है। वह वहीं पर कुत्ते के लिए एक जबरदस्त हेल्दी खाना बना डालता है। कुत्ता मजे से सब खा जाता है। सब खुश हो जाते हैं। आखिर में बॉस उसे वापस गैंग में बुलाने की बात बताए बिना ही लौट जाते हैं।
जाते जाते बस यही कहते हैं, तातू तू यहीं ठीक है, यही तेरी असली जगह है। एक सुबह तात्सू सुपरमार्केट जा रहा होता है, तभी मीकू घबराकर उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर बोलती है, जल्दी चलो जल्दी। तात्सू समझ जाता है कि मीकू उसे कुछ खास दिखाना चाहती है। असल में मॉल में उसके पसंदीदा एने का लाइव एक्शन कॉस्प्ले इवेंट चल रहा होता है। स्टेज पर कॉस्प्लेयर फाइट सीन एक्ट कर रहे होते हैं। एमसी अनाउंस करता है कि हीरोज के साथ लड़ने के लिए एक बच्चा चाहिए। अंत में बच्चे को उन आइडल्स के साथ फोटो मिलती है। मीकू एडल्ट होने की वजह से भाग नहीं सकती थी, पर तात्सू समझ गया कि उसकी वाइफ की यह कितनी बड़ी तमन्ना है। वह हाथ उठाता है और हैरानी की बात उसी को चुन लिया जाता है। शायद उसके डरावने लुक देखकर स्टेज पर पहुंचते ही सबको लगता है कि तात्सू कोई भारी भरकम लड़ाई वाला मूव करेगा, लेकिन वो लड़ाई रोककर सबसे पहले पूछता है, यह झगड़ा किसने शुरू किया था। फिर शांति से समझाने लगता है कि लड़ाई से कुछ नहीं सुलझता, और तभी वह एक कपड़ा खींचकर हटाता है। नीचे चाय के प्याले सजे हुए होते हैं। वह तुरंत चाय बनाता है और दोनों टीमों को चाय पीकर आपस में शांति से बैठने की दावत देता है। उसका तरीका अजीब था, लेकिन इसी वजह से मीकू का सपना पूरा हो जाता है, अपने पसंदीदा ए आइडल से मिलने का। उधर मासा को नया माइक्रोवेव ओवन मिलता है। वो तात्सू को बुलाता है ताकि उसे सही इस्तेमाल करना सीख सके। तात्सू माइक्रोवेव की नई नई सुविधाएं देखकर बिल्कुल दंग रह जाता है। टेस्ट करने के लिए वह उसमें ब्रेड बनाने का फैसला करता है। तात्सू बड़े जोश के साथ माइक्रोवेव में ब्रेड बनाने लगता है। वो सारे जरूरी सामान इकट्ठा करता है और डो तैयार करना शुरू करता है। गूंजते वक्त वो मासा से बोलता है कि जरा प्लास्टिक रैप ले आओ ताकि डो को आराम करने दिया जा सके, लेकिन रैप ढूंढते हुए मासा एक तार पर पैर रखकर ठोकर खा जाता है और गिरते समय माइक्रोवेव को धक्का लग जाता है। माइक्रोवेव सीधा नीचे गिरता है और टूट जाता है। माइक्रोवेव टूटने के बाद भी मासा तुरंत माफी मांगता है, मगर तासू से समझाता है कि कोई बात नहीं। तासू फिर चावल पकाने वाला राइस कुकर निकालता है, सेटिंग लगाता है और उसी में ब्रेड बेक करता है। 1.5 घंटे बाद ब्रेड तैयार होता है, और वह भी एक प्यारे से भालू के चेहरे के आकार में। तात्सू ब्रेड को सजाने लगता है और मासा उसे देखकर इतना खुश हो जाता है कि इंतजार नहीं कर पाता। वह जल्दी से ब्रेड का एक टुकड़ा खाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेड बहुत गर्म होता है। उसके हाथ जल जाते हैं और वह गर्म ब्रेड सीधा तात्सू के चेहरे पर फेंक देता है। कुछ समय बाद जब तात्सू बाहर कपड़े सुखा रहा था, तब उसे अचानक पड़ोसी बॉब के घर से धुआं उठता दिखता है। उसे लगता है कि कहीं आग तो नहीं लगी। वो भागते हुए बॉब के घर जाता है, लेकिन पता चलता है कि बॉब घर के अंदर ही बारबेक्यू पर मांस भून रहा है। बॉब उसे अंदर बुलाता है और तात्सू भी खुशी खुशी मांस खाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही दोनों खाना खाने बैठे, कमरे में इतना धुआं भर जाता है कि खाने की खुशबू भी नहीं आती। मजबूरी में वह दरवाजा खोलकर धुआं निकलने देते हैं और आग बुझाने के लिए पानी डालना पड़ता है, जिससे मांस भी खराब हो जाता है। तात्सू पूछता है कि बॉब घर के अंदर बारबेक्यू क्यों कर रहा था। बॉब बताता है कि उसे घर की याद आ रही थी और अपने देश में पिता के साथ जो बारबेक्यू खाया करता था वही याद करके उसने यहाँ कोशिश की। तात्सू उसे बाहर ले जाता है और कहता है कि चल बाहर ग्रिल लगाते हैं। दोनों मिलकर बाहर परफेक्टली मास्क ग्रिल करते हैं और उसे आराम करने देते हैं, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और कहती है कि बाहर बारबेक्यू करना गैरकानूनी है। बॉब को उसका पसंदीदा मांस खाने देने के लिए तात्सू पुलिस वाले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब बॉब आखिरकार खाने बैठता है, वो खा नहीं पाता क्योंकि मांस इतना कम पका था कि सुशी जैसा लग रहा था। कुछ दिन बाद मिक्कू को अपने ऑफिस वाली दोस्त से फार्म थीम्ड पार्क के 2 टिकट मिलते हैं। वह तात्सू को चलने को बोलती है। पहले तो तात्सू मना करता है क्योंकि उसे लगता है कि यह जगह उनके उम्र के लोगों के लिए नहीं है, लेकिन आखिरकार वो मान जाता है। दोनों पार्क में घूमते हैं, फोटो लेते हैं, जानवरों को खिलाते हैं, अलग अलग अट्रैक्शंस देखते हैं। जब भूख लगती है तो मकू खाने की बात करती है। तात्सू हंसते हुए कहता है कि यहाँ खाना बहुत महंगा होता है, इसीलिए वो पहले से लंच बनाकर लाया है। मकू उसे छेड़ती है और कहती है कि उसे तो लग रहा है तात्सू को यह पार्क उससे भी ज्यादा पसंद आ रहा है। थोड़ी देर मस्ती के बाद तात्सू मान लेता है कि सच में अंडरग्राउंड वाली जिंदगी में उसने कभी ऐसी जगह नहीं देखी और मिकू की वजह से उसे यह मौका मिला है। दोपहर के लिए उनके और भी प्लान होते हैं, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है जो रुकने का नाम नहीं लेती। मायूस होकर दोनों घर लौट आते हैं और उदास मूड में सो जाते हैं। कुछ दिन बाद दोनों बीच पर आराम कर रहे होते हैं। तात्सू पत्थर बांध आंखों पर बांधकर वाटरमेलन स्मैश गेम खेल रहा होता है। वो तरबूज फोड़ देता है, लेकिन खाते ही हैं कि अचानक एक वॉलीबॉल सीधा उसके चेहरे पर आकर लगती है। तात्सू चौंक जाता है और उसे पता चलता है कि यह वही बियर टीम है जिसके साथ उसने कुछ दिन पहले हाउसवाइफ्स के साथ मिलकर मैच खेला था। बियर बॉस पिछली हार को याद करते हुए तात्सू को रिमैच की ऑफर देता है और कहता है कि जब चाहे सामने आ जाना। जब मिकू को यह बात पता चलती है तो वह बिल्कुल भी देर नहीं लगाती और तात्सू को डांट देती है। वह उसे याद दिलाती है कि तू एक मर्द है और उसे तुरंत रिमैच लेने को कहती है। जोश में वह खुद ही तात्सू को खींचकर बियर टीम के पास ले जाती है और जोर से बोलती है कि इन्हें रिमैच चाहिए। दोनों टीमें फुल जोश में खेलना शुरू कर देती हैं। मकू खुद को मोटिवेट करने के लिए सर्विंग टेक्निक्स के नाम चिल्लाती रहती है और तात्सू को भी ऐसा करने को बोलती है। जैसे जैसे गेम तेज होता है, अचानक बियर बॉस की एक जोरदार शॉट सीधे मिक्कू की तरफ आती है। तात्सू समझ जाता है कि उसकी बीवी इसे रोक नहीं पाएगी। वो तुरंत दौड़कर मिकू को ढाल की तरह अपनी बॉडी से बचा लेता है। बॉल अभी जमीन पर गिरी नहीं होती और मकू जो हार मानने वालों में से नहीं है, खुद झुककर तात्सू को अपने ऊपर से उछाल देती है ताकि वह आखिरी शॉट लगा सके। जैसे ही तात्सू नीचे गिरने वाला होता है, मकू उसे अपनी बाहों में पकड़ लेती है। पति पत्नी की इस जुगलबंदी से वह मैच जीत जाते हैं और बियर टीम हैरान रह जाती है। इधर टोरा को एहसास होता है कि उसकी क्रेप वाली दुकान अब नहीं चल रही। ट्रेंड देखते हुए वह सोचता है कि लोगों को अब टैपियो का मिल्क टी चाहिए, तो क्यों ना वही बनाना शुरू कर दे।
लेकिन इलाके में टेपियोका बनाना सही तरीके से सिर्फ एक ही इंसान जानता था, और वो था तात्सू। मजबूरी में टोरा अपना ईगो छोड़कर तात्सू की मदद लेने आता है। पहले तो तात्सू का मन नहीं होता, मगर आखिरकार वह हाँ कर देता है। तात्सू उसे एक स्ट्रीट वेंडर के पास ले जाता है जो बताता है कि टेपियोका बनाने का सामान कहाँ मिलेगा। तो राजीरो की झुंझुलाहट बढ़ जाती है जब तात्सू उसे एक सिंपल सी बेकिंग दुकान में ले आता है। गुस्से में वो तात्सू की शर्ट पकड़कर बोलता है कि तू मजाक कर रहा है क्या। तो राजीरो आर्गुइंग शुरू कर देता है कि टेपियोका तो मोती जैसे छोटे छोटे गोले होने चाहिए। तात्सू गुस्से में लेकिन समझाते हुए बोलता है टेपियोका आटे, पानी और चीनी के डो से बनता है, उसे छोटे छोटे मोती जैसे गोले बनाते हैं, समझ आया। दोनों पुराने गैंगस्टर्स जो अब शेफ बन चुके हैं मेहनत करते हैं और आखिरकार टेपियोका तैयार करते हैं। दोनों उसे चखते हैं और हैरान रह जाते हैं कि यह कितना स्वादिष्ट निकला। दोनों मिलकर टेपियोका मिल्क टी की दुकान खोल देते हैं, लेकिन उनकी डरावनी शक्लें देखकर लोग पास आने से डर जाते हैं। कुछ देर बाद एक गैंगस्टर्स का ग्रुप आता है और एकदम आराम से 6 कप खरीद लेता है, जिससे इन दोनों का दिन बन जाता है। एक दिन तात्सू मासा को 100 रुपए स्टोर लेकर जाता है जहां ढेरों सस्ते और जरूरी घर के सामान पड़े होते हैं। पहले तो मासा को कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगता, लेकिन तात्सू उसे एक जोरदार चपट लगाता है और समझाता है कि ये चीजें कितनी काम की होती हैं। तात्सू एक वॉशिंग मशीन के लिंच फिल्टर की तरफ इशारा करता है। मासा बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है ये तो कीड़े पकड़ने का जाल है। फिर जब तात्सू एप्पल स्लाइसर दिखाता है तो मासा बोल देता है कि यह किसी चीज का हैंडल है। कुछ और चीजें पूछते ही मासा की गलतियां बढ़ती जाती हैं। आखिर में मासा मान ही जाता है कि उसने घर का काम ठीक से करना बंद कर दिया है। तासू उसकी हालत समझकर कहता है कि कोई बात नहीं, समय लगेगा, सीख जाएगा तू। फिर तासू 100 रुपए के कई यूजफुल सामान थमा देता है ताकि मासा घर के काम आसानी से सीख सके और संभाल सके। एक रात जब मकू सो रही थी, उसे अचानक चॉपिंग और तेज कटाई की आवाजें सुनाई देती हैं। जब मकू को उनके कमरे से आने वाली काटने फाड़ने वाली आवाजें सुनाई देती हैं तो वह हैरान होकर बिस्तर से उठती है और देखती है कि तात्सू किसी काम में बहुत तेजी से लगा हुआ है। असल में तात्सू को एक किंडरगार्टन में बच्चों को एंटरटेन करने के लिए बुलाया गया है और वह पूरी रात बैठकर मोमोतारो की कहानी का अपना देसी होममेड वर्जन बना रहा था जो उसने खुद लिखा है। कहानी शुरू होती है। एक था बॉस और एक थी बॉस लेडी। दोनों पति पत्नी बहुत गरीब थे, इसीलिए बॉस रोज पहाड़ों में लकड़ियां काटने जाता था। एक दिन बॉस लेडी एक बड़ा सा पीच लेकर आती है, सोचती है खाने लायक होगा, लेकिन जैसे ही वह उसे खोलती है उसमें से एक बच्चा बाहर आ जाता है। दोनों उस बच्चे को अपना लेते हैं और उसका नाम रखते हैं मोमोतारो। वो उसे पालते हैं, बड़ा करते हैं। तात्सू आगे बताता है कि कैसे मोमोतारो जल्दी जल्दी बड़ा होकर नौजवान बन जाता है और उसी दौरान कुछ डीमंस गांव में परेशानियां खड़ी करने लगते हैं। मोमोतारो फैसला करता है कि वह इन दुष्टों को सबक सिखाएगा। राह में उसे एक कुत्ता और फिर एक और साथी मिलता है और तीनों मिलकर एक टीम बनाते हैं। वह समुद्र पार करते हुए उस डीमन गैंग के ठिकानों तक पहुंचते हैं और आखिर में जीत जाते हैं। गैंग का लीडर घुटनों पर गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तात्सू जब कहानी के आखिरी हिस्से पर आता है जहां वो बताने वाला था कि बुरा मास्टर खुद को खत्म कर देता है, तभी किंडरगार्टन की टीचर उसे रोक देती है। वो बोलती है बच्चों के लिए है, थोड़ा चेयरफुल एंडिंग रखो। कुछ देर बाद तात्सू एक कैफे में बैठा हाउसवाइफ्स के ग्रुप से बातें कर रहा होता है। वह अपने पुराने गैंगस्टर दिनों की कहानियां सुना रहा होता है। कितना भारी काम करना पड़ता था, कितने टास्क उसने संभाले थे, लेकिन औरतों को गलतफहमी हो जाती है। उन्हें लगता है कि तात्सू यह सब मीकू के लिए कर रहा था, मतलब म्यू उसे बहुत ज्यादा आदेश देती है और वो एक खतरनाक सख्त बीवी है। परेशानी और बढ़ जाती है जब अचानक म्यू का फोन आता है। वो तात्सू से उडॉन नूडल्स बनाने को कहती है, वो भी बिल्कुल अपनी पसंद के हिसाब से। तात्सू ने कॉल स्पीकर पर नहीं रखी होती और जब वो हाँ ठीक है कर दूंगा बोलता है तो वह अनजाने में गैंगस्टर जैसी लाइनें बोल देता है, जैसे वह किसी को खत्म करने की बात कर रहा हो। अब हाउसवाइफ्स को पूरा यकीन हो जाता है कि यह कपल किसी को निपटाने की प्लानिंग कर रहा है। तात्सू जाते जाते बस इतना बोलता है कि मकू ने बोला है कि कुछ पीटना है, जल्दी करना पड़ेगा। हाउसवाइफ्स डर जाते हैं और उसे समझाते हैं कि अगर कोई मुसीबत हो तो उनसे मदद मांग ले। तात्सू डिस्काउंट वाला फ्रोजन मीट खरीदने निकल पड़ता है कि तभी सामने गोटो आ जाता है जो हियो गैंग का आदमी है जिसे इसे तात्सू ने पहले कभी परेशान किया था। तात्सू सोचता है कि गोटो बदला लेने आया है, लेकिन गोटो माइक निकालकर रैपर बन जाता है और अपने दुख दर्द को रैप में सुलाने लगता है। तात्सू भी बिना देर किए माइक पकड़कर रैप शुरू कर देता है, गोटो के लेवल पर लेवल मिलाते हुए, लेकिन मजाकी अंदाज में। बस घर के कामकाज पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, मगर माहौल तब पलट जाता है जब तात्सू गोटो की शर्ट पर तंज कस देता है कि कितनी भद्दी है, और यह सुनकर गोटो उदास हो जाता है। तब तात्सू को एहसास होता है कि वह ज्यादा बोल गया। वह वहीं मंच पर सभी को चौंकाते हुए गोटो से सच्चे दिल से माफी मांगता है और बोलता है कि चल फिर से शुरू करते हैं, इस बार मीट पर रैप करेंगे। पास की बुचर शॉप वाला कसाई भी भीड़ देखकर बाहर निकल आता है, लेकिन तात्सू अपनी रैप में बुचर पर भी कुछ ज्यादा बोल देता है, जिससे बुचर उसे एक चपेट मार देता है। गोटो तो पहले ही टूट चुका होता है, कुछ बोल नहीं पाता और घुटनों पर बैठ जाता है। आखिरकार बुचर खुद माइक उठाता है और मीट पर गाना गाने लगता है और यह अजीब सी रैप बैटल इसी तरह खत्म हो जाती है। अब मकू एक बिजनेस ट्रिप पर जाने वाली होती है और तात्सू उससे पूछना शुरू करता है कि क्या वो सब सामान पैक कर चुकी है जो उसे चाहिए। मकू ने तात्सू को भरोसा दिलाया कि वो ठीक रहेगी और कहा कि आज तुम खुद को आराम दो। उसकी बात दिल से लगाकर तात्सू ने सोचा कि चलो आज अपनी रोज की कड़ी सफाई से थोड़ा ब्रेक लेते हैं। दिन भर कम से कम काम करूंगा, सोचा उसने। रोज की तरह चादर धोने की जगह उसने सेंटेड स्प्रे से उसे ताज़ा कर दिया और कपड़े भी तह करके रखने की जगह सीधा अलमारी में रख दी। लंच में उसने घर का बना खाना छोड़कर इंस्टेंट नूडल्स का कप लिया। नूडल्स खाते खाते मासा आया। जब उसे पता चला कि तात्सू आज घर के काम से छुट्टी पर है तो उसने दिखा दिया कि असली आराम क्या होता है। उसने तात्सू को वीडियो गेम खेलने को कहा।
बाद में अपने पड़ोसी बॉब को भी बुलाया और उनके साथ किक द कैन खेलने लगा। लेकिन तासू, जो आराम की आदत में नहीं था, बोला कि उसे घर जाकर काम करना है। पर मासा ने मना कर दिया और कहा, आराम करो। मासा इतना आलसी निकला कि थोड़ी देर में ही सो गया। तासू बैठा नहीं रहा। उसकी मेहनती फितरत ने उसे काम करने को मजबूर किया। तभी मासा नींद से जागा और उसने तात्सू को रोक दिया। मासा ने वादा किया कि वह उसे काम नहीं करने देगा, जिससे तात्सू डर गया। फिर आ गया पड़ोस में हेलोवीन का कॉस्ट्यूम का टेस्ट। मकू ने कहा कि वो लोग भी हिस्सा लें। जब तासू ने सुना कि दूसरे नंबर के इनाम में पूरे साल के लिए चावल मिलेगा तो वह उत्साह से भर गया और हामी भर दी। तैयारी शुरू हुई और पता चला कि बाकी गैंग के लोग भी उसी चावल के इनाम के लिए कमर कस रहे हैं। मिकू का ध्यान था पहले नंबर के इनाम हॉट स्प्रिंग ट्रिप पर। हेलोवीन फेस्टिवल शुरू हुआ। टोरी परिवार ने एक तेज टाइपिंग गेम से शुरुआत की। बड़ी बहन टोरी की स्पीड इतनी तेज थी कि लग रहा था टंजोरिन सीजन खत्म हो जाएगा उससे पहले। फिर टोरा ने कई बार चाकुओं से मारे जाने वाले शिकार का कॉस्ट्यूम पहना। उसकी भयानक शक्ल देखकर उसे स्टेज से हटा दिया गया। मासा देर से पहुंचा, इसलिए उसे आगे नहीं बुलाया गया। फिर आए तासू और म्यू कद्दू के कपड़े पहने हुए। स्टेज पर उन्होंने कद्दू के आकार के कुकीज बनाए। यहाँ तक कि जजेस को कुकीज देकर मनाने की कोशिश भी की, पर जीत उनसे दूर रही। अंत में 9वें कंटेस्टेंट, एक प्यारी सी छोटी लड़की जो चमगादड़ के कपड़े में थी, उसने पुरस्कार जीत लिया। गैंग के किसी भी सदस्य को दूसरा स्थान नहीं मिला। तात्सू और म्यू ने फैसला किया कि अब बूफे में जाकर खाना खाते हैं। तात्सू ने थाना के पूरे पैसे का पूरा फायदा उठाएंगे। उसने ध्यान से सोचा कि कब क्या खाना चाहिए ताकि पेट जल्दी भर ना जाए। पर जब बूफे पहुंचा और खाने की भरमार देखी तो सारे प्लान धरे के धरे रह गए। टेबल पर तरह तरह के व्यंजन सजाकर उसने हर एक का मजा लिया। पेट भरा होने के बावजूद मिठाई का मोह नहीं टला। अचानक मिठाई वाले स्टॉल पर तात्सू की मुलाकात टोरायरो से हो गई। दोनों ने मस्ती में मिठाई के टुकड़े पाने को लेकर झगड़ा किया, पर दुर्भाग्य से मिठाई पसंद आंटियां सब खा गईं और उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आया। वापस टेबल पर लौटते हुए मिक्कू ने एक मिठाई का प्लेट निकाला जो उसने पहले से ले रखा था और तात्सू को खाने के लिए कहा। तात्सू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फिर मकू के मम्मी पापा आए और साथ में कुछ राशन भी लाए। मकू के पापा ने तात्सू से पूछा, क्या हम सब मिलकर हॉट पॉट बना सकते हैं? तात्सू ने खुशी खुशी हाँ कर दी। जैसे ही तात्सू रसोई में जाकर खाना बनाने वाला था, उसके ससुर ने कहा, तुम आराम करो, मैं खुद संभाल लूंगा। पर बात यह है कि तात्सू का ससुर रसोई में थोड़ा फिसड्डी निकला। सब्जियां काटते काटते उन्होंने कटिंग बोर्ड के साथ ही सब्जियां काट डाली और पूरा किचन बिगाड़ दिया, बिल्कुल मिकू की कुकिंग स्टाइल जैसे। सब्जियां धोने की कोशिश में पानी हर जगह छिटक गया, जिससे तात्सू की चिंता बढ़ गई। तात्स ने समझाया कि वह तो रहने ही वे, लेकिन तभी मकू किचन में आई। आस्ती ने ऊपर चढ़ाई और अपने पापा के साथ खाना बनाने लग गई। ये जोड़ी किचन में तो जैसे तूफान ले आई। दोनों ने बड़े बड़े मांस के गोले बनाए और सीधा हॉट में डालने का मन बनाया। तात्सू घबराकर बीच में कूद पड़ा और समय रहते उन्हें रोक दिया। तभी जब लग रहा था कि और भी बेवजह की चीजें हॉट पॉट में डाल दी जाएंगी, मकू की मां भागती हुई आई और सबको बचा लिया। उसकी वजह से ना तो हॉट खराब हुआ, ना ही किचन, और तात्सू अपनी सास की तारीफ किए बिना रह नहीं पाया। पिछले पार्ट में हमने देखा था मकू और उसके पापा किचन को पूरी तरह तबाह करने में लगे होते हैं, जिससे तात्सू बेहद ही घबरा जाता है कि आज तो उसका प्यारा किचन काम से गया। उन दोनों के हाथ जो लग रहा था वो सब डालते जा रहे थे, लेकिन सही समय पर मीकू की मम्मी ने आकर उन्हें रोक दिया और तात्सू की जान में जान आई। उसे एहसास हुआ कि यही होती है असली हाउसवाइफ, जो किचन में मचे बवाल को भी आराम से संभाल ले। एक दिन तात्सू मार्केट से घर लौट रहा था, तभी अचानक उसके शरीर में अजीब सी कमजोरी आ गई। उसे समझ आ गया कि शायद बुखार चढ़ने वाला है। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचा और पानी, नींबू और शहद मिलाकर एक देसी काढ़ा बना लिया ताकि इम्यूनिटी बढ़ सके। उसके दिमाग में ऐसा चल रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर वायरस से जंग चल रही हो, और वो ठान चुका था कि इस लड़ाई में जीत उसी की होगी। अपनी तबीयत सुधारने के लिए तासू ने ह्यूमिडिफायर और फेस स्टीमर भी चला लिया, लेकिन तभी उसकी खुद की हुई ट्रीटमेंट उल्टी पड़ गई। उसने ठंड की दवा पानी में मिलाकर पी ली और सीधा बिस्तर पर लेट गया। हालत सुधरने की जगह और बिगड़ गई। तापमान 37 डिग्री से सीधा 39 डिग्री पहुंच गया। शरीर कमजोर पड़ता गया और आखिरकार वो फर्श पर बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने देखा कि मकू उसके माथे पर ठंडी पट्टी रख रही है। तात्सू ने बात को हल्के में लेने की कोशिश की, लेकिन मकू ने सख्त लहजे में उसे आराम करने को कहा। उसकी आवाज में प्यार भी था और हुक्म भी। अब तात्सू के पास कोई बहाना नहीं बचा। वो चुपचाप लेट गया और खुद को ठीक होने दिया। इसी बीच मकू ने सब्जी और फलों से बना एक खास सिरप तैयार किया और जबरदस्ती तात्सू के मुंह में डाल दिया। पहले तो तात्सू को लगा कि यही उसका आखिरी दिन होगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अगली सुबह उसकी तबीयत काफी बेहतर हो गई। हाँ, पेट में थोड़ा सा दर्द जरूर रह गया था। नया साल आ चुका था और चारों तरफ उत्साह का माहौल था। हालांकि मासा की जेब बिल्कुल खाली थी। वो बड़ी उम्मीद लेकर तात्सू के घर पहुंचा। वो सोच रहा था कि शायद उसे कुछ पैसे मिल जाए। जब वो अंदर गया तो देखा कि तात्स और मिकू नए साल की कोलिग्राफी में लगे हुए हैं। इशारा करने के इरादे से मासा ने अपनी शीट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, नो मनी। उसका साफ मतलब था कि उसे नए साल के लिए कुछ पैसा चाहिए, लेकिन तात्स ने या तो नोटिस नहीं किया या जानबूझकर अनदेखा कर दिया। तभी मासा के पेट से जोर जोर की आवाज आने लगी। मौके का फायदा उठाकर उसने कहा कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं है। इस पर तात्सू ने उसे बाहर ले जाकर मूची केक्स बनाने का प्लान किया। दोनों ने मिलकर बनाया और साथ बैठकर खाया। इसके बाद दोनों ने बैडमिंटन खेला और पतंग उड़ाने की भी कोशिश की।
इन सब के बीच मासा बार बार अपनी हालत के इशारे देता रहा, लेकिन तात्स ने ना तो कुछ समझा और ना ही कुछ कहा। आखिरकार मासा ने हार मान ली जब तात्सु ने खुले दिल से रिटा को नए साल का लकी बनी दे दिया। शाम होते होते तात्सु, मिक्कू और मासा तीनों एक बार चले गए। पहले उन्होंने मीठी राइस वाइन पी, लेकिन वहीं नहीं रुके। एक के बाद एक ड्रिंक चलती रही। शराब का असर साफ दिखने लगा। मक्कू शुरू से ही हंसती जा रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही था। त्सु की हालत और भी अजीब थी। वो आंखें खुली रखे ही सो रहा था, फिर भी खड़ा था। उसी बार में मौजूद थोड़ा तो छोटी छोटी बातों पर रोने लगा। अब सारा मामला संभालने की जिम्मेदारी मासा पर आ गई। वह सबको संभालता रहा, उनकी हरकतें देखता रहा। आखिरकार कोई थक कर गिर पड़ा, कोई ज्यादा पीकर उल्टी करने लगा और इस तरह वो रात हंगामे, हंसी और नशे में डूबकर खत्म हो गई। अगली सुबह तात्स और मिकू दोनों ने हैंगओवर सूप का एक गरम गरम कटोरा पिया। कल रात की हालत के बाद यह सूप किसी दवा से कम नहीं था। दोनों को काफी राहत महसूस हुई। उसी दिन तात्सु अपनी कुकिंग क्लास में जाता है। वहाँ उसकी नजर एक और आदमी पर पड़ती है जिसका नाम है हाइनो। वो भी चॉकलेट केक बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका तरीका कुछ ज्यादा ही आक्रामक था। केक बनाते वक्त वह इतना जोर लगा रहा था कि चारों तरफ गंदगी फैल गई। तात्सु को यह सब ज्यादा पसंद नहीं आता, फिर भी वह मदद करना चाहता था। जब तात्सु ने हाइनो को हाथ बटाने की बात कही तो उसने पहले मना कर दिया, लेकिन तभी हालात और बिगड़ गए। केक का बैटर जोर जोर से चलाने में पूरा उलट गया। चारों तरफ फैली गंदगी और हाइनो के चेहरे की झुंझुलाहट देखकर तात्सु ने फिर से उससे बात करने की कोशिश की। वो पूछता है कि आखिर वो केक क्यों बना रहा है। तब हाइनो बताता है कि वह वैलेंटाइंस डे पर किसी खास इंसान के लिए चॉकलेट केक बनाना चाहता है। तात्सु मुस्कुराते हुए अपनी बात कहता है, खाना तभी अच्छा बनता है जब दिल से बनाया जाए। प्यार ही असली सीक्रेट है। इसके बाद तात्सु न सिर्फ हाइनो की मदद करता है बल्कि अपना केक भी पूरा करता है जो वो मिकू के लिए बना रहा था। बाद में पता चलता है कि हाइनो ये केक किसी लड़की के लिए नहीं बल्कि अपने बॉस तसामी के लिए बना रहा था। ऊपर से भले ही तसामी ज्यादा कुछ ना बोले, लेकिन अंदर से वो केक पाकर खुश ही था। मिकू की एक दोस्त है एओ। वो एक हाउसवाइफ है, लेकिन पैसों को सही से संभाल नहीं पाती। मिकू उसे सलाह देती है कि वह अपने पति तात्सु से मदद ले सकती है। जब तात्सु एओ की मदद करता है तो सबसे पहले उससे उसकी सेहत के बारे में पूछता है। वो कहता है कि पैसे बचाने के लिए शरीर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सुनकर एओ थोड़ा घबरा जाती है। उसे लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन असल में तात्सु बस इतना चाहता था कि वो साइकिल से सुपरमार्केट जाए ताकि सस्ते सौदे मिल सके। इसके बाद तात्सु उसे पानी बचाने के तरीके सिखाता है। बर्तन धोने से लेकर टॉयलेट फ्लश करने तक वो हर छोटी बड़ी बात समझाता है, कुछ भी छोड़े बिना। जब तात्सु कट करने की बात करता है तो ईओ गलत समझ लेती है कि शायद कुछ काटने की बात हो रही है, लेकिन असल मतलब था फालतू खर्चे कम करना, चाहे रोजमर्रा के हो या फिक्स खर्चे। तात्सु उसका कैलेंडर देखता है, पुराने खर्चों की हिस्ट्री चेक करता है। तभी ईओ की नजर पड़ती है कि उसके पति ने हाल ही में काफी पैसे निकाले हैं। जब उसका पति घर आता है तो ईओ तुरंत सवाल करने लगती है। उसका पति बताता है कि वो पैसे उसने उनकी आने वाली वेडिंग एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट खरीदने में लगाए हैं। जब वो उसे एक सुंदर सा ब्रेसलेट देता है तो एओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों अपने खास दिन की बातें करते हैं और जश्न मनाते हैं। यह देख मकू और तात्सु उन्हें अकेला छोड़कर निकल जाते हैं। अगले दिन मकू अपने फेवरेट ईओ की स्पेशल डीवीडी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। काम की वजह से वह खुद स्टोर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने तात्सु को भेजा। डीवीडी लेने के लिए एक खास लाइन बोलनी थी। मिक्कू ने वो लाइन तात्सु को बार बार रटवाई। रास्ते में जाते वक्त तात्सु का ध्यान कई चीजों से भटकता है, जैसे सब्जी वाली दुकान पर गोभी की जबरदस्त सेल। इन सब के चक्करों में लाइन याद रखना मुश्किल हो जाता है। स्टोर पहुंचते पहुंचते तात्सु लाइन पूरी तरह भूल जाता है। फिर भी हिम्मत करके वो अलग अलग लाइनें बोलने लगता है जो सुनने संगीत में धमकी जैसी लगने लगती है। सेल्स वूमन भी थोड़ा घबरा जाती है। तभी एक और कस्टमर आता है और सही लाइन बोल देता है। ये सुनकर तात्सु को भी लाइन याद आ जाती है। डीवीडी मिल जाती है। वो कस्टमर बताता है कि एक और टॉय स्टोर में खास कार्ड मिल सकता है अगर वहाँ दूसरी लाइन बोली जाए। तात्सु उसके साथ चला जाता है, लेकिन अफसोस वो लोग देर से पहुँचते हैं। स्पेशल कार्ड पहले ही बिक चुके होते हैं और वह आदमी निराश हो जाता है। इसी बीच तात्सु का एक दोस्त काम में बिजी होता है और उससे अपने कुत्ते कोत्सु की देखभाल करने को कहता है। तात्सु और मिकू दोनों ही उस प्यारे से कुत्ते पर दिन हार बैठते हैं। तात्सु को कोत्सु को बाहर घुमाने ले जाता है और कहानी एक सुकून भरे मोड़ पर आ जाती है, लेकिन तभी कोत्सु अचानक रुक जाता है और आगे बढ़ने से मना कर देता है। ये देखकर तात्सु को इतना क्यूट लगता है कि वह खुद को रोक नहीं पाता। वो कोत्सु की कई सारी फोटो खींचता है और सब अपने बॉस को भेज देता है। जैसे ही तात्सु का बॉस वो फोटो देखता है, वो कोत्सु की क्यूटनेस पर पूरा फिदा हो जाता है। उसका मन करता है कि अभी भागकर सीधे तात्सु के पास पहुंच जाए। उधर तात्सु कोत्सु को ठहला ही रहा होता है कि रास्ते में उसकी मुलाकात कुनोन से हो जाती है, जो अपने कुत्ते को घुमा रहा होता है। शुरू में दोनों एक दूसरे को ऐसे घूरते हैं जैसे अभी जान ले लेंगे। आसपास एक डरावना सा माहौल बन जाता है, लेकिन असल बात कुछ और ही होती है। दरअसल दोनों ही एक दूसरे के कुत्ते को सहलाना चाहते थे, क्योंकि दोनों कुत्ते बड़े गर्म और बेहद प्यारे थे और खुद को रोक पाना नामुमकिन था। तभी हामी अपनी गाड़ी बुलाता है। दोनों कुत्तों के साथ तात्सु और कोत्सु भी गाड़ी में बैठ जाते हैं। हामी बताता है कि वह कुत्तों को एक बहुत ही मजेदार जगह ले जा रहा है और वह जगह निकलती है डॉग पार्क। डॉग पार्क में पहुंचते ही दोनों कुत्ते और उनके मालिक खुलकर दौड़ते हैं, खेलते हैं और पूरा दिन मजे में गुजरता है। इसी दौरान एक कैफे का मालिक अपने कैफे का मेन्यू बदलना चाहता है ताकि ज्यादा कस्टमर आ सके। वो तात्सु से सलाह मांगता है।
तात्सु उसे पास के एक मशहूर कैफे में ले जाता है जहां वो अलग अलग डेजर्ट और डिशेस ट्राई करते हैं, खास तौर पर वो चीजें जो औरतों और बच्चों को पसंद आए। हैरानी की बात यह होती है कि दोनों को खाना बहुत पसंद आता है, इतना कि वो थोड़ी देर के लिए मीठा खाने से ही दूर रहने का सोच लेते हैं। वापस आकर तात्सु कैफे मालिक के लिए एक खास चिकन सैंडविच बनाता है। जैसे ही मालिक एक बाइट लेता है वह सीधे अपने बीते दिनों में पहुंच जाता है। उसे अपनी जवानी और एक पुराने रिश्ते की याद आने लगती है, लेकिन तभी एक ततैया उस याद में घुसकर पूरा मूड बिगाड़ देता है। तात्सु तुरंत उसे चाय देता है, लेकिन चाय इतनी गर्म होती है कि मालिक का मुंह जल जाता है। इससे उसे एक और याद आ जाती है जब वो इंडिया की ट्रिप पर था और सिगरेट की राख से उसका मुंह जल गया था। थका हुआ और घबराया हुआ कैफे मालिक उस रात आराम करने का फैसला करता है और तात्सु को धन्यवाद कहकर चला जाता है। अब तात्सु खुद सैंडविच खाता है, लेकिन यह सैंडविच उसके दिमाग में भी पुरानी यादें जगा देता है। बारूद की गंध, गोलियों के निशान और वो पल जब मिक्कू ने उसे एक गली में घायल हालत में पाया था और उसके कंधे पर भी एक ततैया बैठा था। ततैया की मौजूदगी सैंडविच संगीत के साथ एक अजीब सा कड़वा एहसास छोड़ देती है। एक दिन मासा तात्सु के साथ लंच कर रहा होता है, तभी उसे अचानक दांत में दर्द होने लगता है। तात्सु कहता है कि शायद दांत में कीड़ा लग गया है, लेकिन मासा झट से कहानी बना देता है कि कल उसने 50 गुंडों से लड़ाई की थी। तात्सु एक सेकंड के लिए भी इस बात पर यकीन नहीं करता। खाने के बाद तात्सु मासा को समझाता है कि दांत के दर्द को नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। मासा बात को हल्के में लेता है और मानता है कि वह दिन में सिर्फ एक बार ही दांत साफ करता है। तात्सु उसे सख्ती से समझाता है कि हर खाने के बाद दिन में 3 बार ठीक से ब्रश करना जरूरी है, वरना दांत और मसूड़े खराब हो सकते हैं और जिंदगी भर नकली दांत लगाने पड़ सकते हैं। आखिरकार मासा मान लेता है कि उसे सच में दांत में दर्द है, लेकिन वो बताता है कि उसे डेंटिस्ट के पास जाने से बहुत डर लगता है। वो अपने बचपन की एक बात सुनाता है। उसकी माँ ने कहा था कि उसे स्नैक्स दिलाने ले जा रही है, लेकिन सीधे डेंटिस्ट के पास ले गई। उस दिन का झटका आज तक उसके दिमाग में बैठा है, लेकिन तात्स उसकी एक नहीं सुनता। वो पहले तो अच्छी सी उसकी सुताई करता है और फिर घसीटते हुए डेंटिस्ट के पास ले जाता है। आखिरकार मासा के दांत का इलाज हो ही जाता है, लेकिन अब तात्सु को भी दांत में हल्का सा दर्द महसूस होने लगता है। एक रात तात्सु और मीकू साथ बैठकर हॉरर मूवी देखते हैं। मीकू बार बार डर जाती है, जबकि तात्सु दिखावा करता है कि उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। लेकिन बिस्तर पर जाते ही मूवी के डरावने सीन तात्सु के दिमाग में घूमने संगीत लगते हैं। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। नींद आनी नामुमकिन हो जाती है। ध्यान भटकाने के लिए तात्सु अपने दिमाग में नंबर गिनने लगता है, मानो चारों तरफ काल्पनिक गैंगस्टर खड़े हों, लेकिन उसकी तेज कल्पना उन गैंगस्टरों को आपस में देती है। आखिर में वो नींद लाने वाली आवाजें सुनने की कोशिश करता है और कहानी यहीं धीरे धीरे शांत हो जाती है। लेकिन तात्सु का दिमाग बार बार गैंगस्टरों की सोच पर अटक जाता है। नींद तो जैसे उससे रूठ ही गई हो। आखिरकार वो उठता है और अपने लिए एक गिलास गर्म दूध बनाता है, जो आमतौर पर नींद लाने का घरेलू तरीका माना जाता है। लेकिन इस बार से भी कुछ खास फायदा नहीं होता। इसके बाद वो ऐसे खाने की चीजें लेकर एक डिश बनाने लगता है जिनसे नींद आने में मदद मिलती है। लेकिन जब खाना तैयार होता है तो उसे एहसास होता है कि इतनी रात को इतना भारी खाना ठीक नहीं। आखिर में तात्सु वापस बिस्तर पर जाता है, इस उम्मीद में कि अब तो नींद आ ही जाए। लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगने वाली होती है, एक तेज आवाज उसे चौंका देती है। बाद में पता चलता है कि यह आवाज उनकी बिल्ली की थी, जो लिटर बॉक्स इस्तेमाल कर रही। कुछ दिन बाद रेजिडेंशियल ग्रुप का लीडर तात्सु को सोसाइटी की मेंबरशिप फीस घर घर जाकर इकट्ठा करने की जिम्मेदारी देता है। इस काम में मदद के लिए तात्सु मासा को साथ ले जाता है, लेकिन जैसे ही दोनों दरवाजे दरवाजे पैसे लेने जाते हैं, तात्सु की डरावनी शक्ल और आभा देखकर लोग सहम जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद माफिया वसूली करने आया है। डर के मारे कोई भी ना कहने की हिम्मत नहीं करता और बिना बहस किए सब फीस दे देते हैं। काम तो पूरा हो जाता है, लेकिन मासा को लगता है कि यह काम तात्सु जैसे आदमी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आखिरी घर एक ऊंची और आलीशान बिल्डिंग होती है। मासा तात्सु को सावधान करता है कि यह जगह खतरनाक लग रही है। जब वो अंदर जाते हैं तो सामने एक गैंग बॉस होता है। पहले तो वो तात्सु को देखकर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि यह पैसे मोहल्ले की भलाई के लिए हैं, तो वो बिना किसी झगड़े के फीस दे देता है और मामला शांत हो जाता है। उधर मीकू अपने फेवरेट आइडल की फोटो वाले प्लेट जीतने के लिए ढेर सारा ब्रेड खरीद लेती है, लेकिन इतनी सारी ब्रेड रखने की जगह ही नहीं होती। तात्सु चिंता जताता है, लेकिन मीकू ठान लेती है कि वह सब खाकर ही रहे। शुरू में जोश में आकर वह ब्रेड खाना शुरू करती है, लेकिन जल्दी ही समझ जाती है कि काम इतना आसान नहीं है। तात्सु और मासा भी मदद करते हैं, फिर भी इतनी सारी ब्रेड खाना नामुमकिन हो जाता है। सबका पेट जल्दी भर जाता है। हालात आसान करने के लिए तात्सु ब्रेड को फल, चीज और दूसरी चीजों के साथ तैयार करने लगता है। फिर भी पूरी कोशिश के बाद ब्रेड का पहाड़ बस थोड़ा सा ही कम होता है। आखिरकार तीनों हार मान लेते हैं। तोरी संगीत गैंग बॉस, जिसे प्यारी बिल्लियों से बेहद प्यार है, सिर्फ चश्मा लगाकर छुपते छुपाते एक कैट कैफे पहुंच जाती है। वो चाहती है कि कोई उसे पहचान ना पाए, लेकिन वहां उसकी मुलाकात तात्सु से हो जाती है, जो कैफे में पार्ट टाइम काम कर रहा होता है। इसके बावजूद वो खुद को रोक नहीं पाती और बिल्लियों के साथ खेलने लगती है। वो उन क्यूट बिल्लियों पर पूरी तरह फिदा हो जाती है।
इतना कि एक बिल्ली को चूम भी लेती है, जिसे देखकर तात्सू उसे रोकने की कोशिश करता है। खेलते खेलते संगीत उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ती है जो शेल्फ पर अकेली बैठी होती है। तात्सू बताता है कि यह एक आवारा बिल्ली है जो आसानी से लोगों के पास नहीं आती, लेकिन उसे हरी कैट ग्रास बहुत पसंद है। बॉस हार नहीं मानती, वो कैट ग्रास किराए पर लेती है और उसी से बिल्ली से खेलने संगीत लगती है। धीरे धीरे उसका उस बिल्ली से एक स्पेशल रिश्ता बन जाता है। उसे लगता है कि यह बिल्ली कहीं ना कहीं उसके पति जैसी है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आखिरकार वो बिल्ली को अपने साथ ले जाने का फैसला कर लेती है, चाहे तात्सू कितना भी समझाए कि बिल्ली कैफे की है। एक दिन तूफान की वजह से तात्सू और मीकू का पिकनिक प्लान खराब हो जाता है। गुस्से में आकर तात्सू तूफान को ही ललकार देता है। मानो मौसम की इतनी हिम्मत कैसे हुई उनका दिन खराब करने की। दोनों मिलकर अपने घर को तेज हवा और बारिश से बचाने की तैयारी करते हैं, लेकिन जल्दी ही तातू को समझ आ जाता है कि इंसान की ताकत तूफान के सामने कुछ भी नहीं है। अचानक तेज हवा में उड़कर एक छत की टाइल सीधे तात्सू के सिर पर लगती है। सिर से खून बहने लगता है। घबराई हुई मीकू फौरन उसे पकड़कर घर के अंदर खींच लाती है और उसकी चोट का इलाज करने लगती है। इधर मासा तेज तूफान के बीच बेफिक्र होकर बाहर निकल जाता है झिंगुर खरीदने। वो तात्सू को फोन करके बताता है कि उसने उसके लिए भी झिंगुर ले लिए हैं, लेकिन हवा इतनी तेज होती है कि फोन उसके हाथ से उड़ जाता है और कॉल कट जाती है। यह सुनकर तात्सू परेशान हो जाता है। वो मासा की सलामती के लिए फौरन बाहर भागता है। अच्छी बात यह रहती है कि मासा बिल्कुल ठीक रहता है। तात्सू उसे झिंगुर हाथ में लिए अपनी तरफ आते देख लेता है, लेकिन तभी तेज हवा झींगरों को उड़ा देती है और वो सीधे एक गुंडे के मुंह पर जा लगते हैं। माहौल बिगड़ने से पहले तात्सू तुरंत हरकत में आता है। वो फटाफट एक जबरदस्त सैंडविच बनाता है और सीधे गुंडे के मुंह में ठूंस देता है। सैंडविच छकते ही वो खुश हो जाता है और उसका गुस्सा गायब हो जाता है और मामला शांत हो जाता है। इसके बाद तात्सू, मीकू और मासा जंगल में कैंपिंग ट्रिप पर निकलते हैं। तात्सू अपने पुराने अंदाज में पूरे जोश और सख्ती से टेंट लगाता है और आग जलाने के लिए लकड़ी काटता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है मानो वो मिशन पर निकला हो कि कैंपिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। उधर मीकू और मासा मछली पकड़ने जाते हैं। किस्मत अच्छी होती है और वह रात के खाने के लिए मछलियां पकड़ संगीत लेते हैं। प्लान ये होता है कि ग्रिल्ड फिश, सब्जी, फल और चावल के साथ खाना बनेगा, लेकिन तभी हमेशा की तरह मासा गलती से चावल की हांडी जमीन पर गिरा देता है। खाना बचाने के इरादे से तात्सू मासा को आदेश देता है कि वो दूसरे कैंपर से पूछे कि कहीं उनके पास थोड़े चावल हो। वहाँ मासा की मुलाकात पास में कैंप कर रहे थोड़ा जीरो से हो जाती है और उससे चावल मांग लेता है। बदले में तात्सू थोड़ा जीरो को मार्शमेलो का एक पैकेट दे देता है। थोड़ा जीरो कनेक्टिव हो जाता है और केले और मार्शमेलो भरकर एक ग्रिल्ड सैंडविच बना देता है। वो सैंडविच मासा और मीकू दोनों को बहुत पसंद आता है। अब तात्सू भी पीछे नहीं रहता। वो अपने सारे कुकिंग स्किल दिखाते हुए मौजूद हर चीज मिलाकर एक हॉट पॉट बना देता है, लेकिन इसमें पड़ी बिना मसाले की ग्रिल्ड मछली पूरे खाने का मजा खराब कर देती है। बाद में दोपहर के खाने के वक्त मोहल्ले की चेयर लेडी तात्सू से बात करती है। वो बताती है कि वो मोहल्ले की एक ताकतवर महिला संस्था की सदस्य है जिसे 8 ड्रैग्स कहा जाता है। ये संस्था प्राइवेट इवेंट्स और मोहल्ले के काम संभालती है। अब वो अपने ग्रुप में पुरुषों को भी शामिल करना चाहती है। कैंडिडेट्स देखने के बाद उन्हें लगता है कि घर संभालने वाला पति तातू इस काम के लिए सबसे सही है। तात्सू को एसोसिएशन की मीटिंग रूम में ले जाया जाता है, जहाँ वो 8 महिलाओं से मिलता है। हर महिला ग्रुप की एक खास जिम्मेदारी संभालती है। प्रेसिडेंट तात्सू को परखने के लिए कहती है कि वह सबके लिए जल्दी से चाय बनाए। तात्सू बिना देर किए चाय बनाता है, कपों में डालता है और सबको परोस देता है। हालांकि उसमें थोड़ी नजाकत की कमी होती है, लेकिन चाय सबको ठीक लगती है। लेकिन वूल सजाने वाली ड्रैगन लेडी अब भी संतुष्ट नहीं होती। उसका मानना है कि तात्सू में जरूरी एलिगेंस नहीं है। अपनी जगह पक्की करने के लिए तात्सू उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और दिल से कहता है कि वो इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है। उसकी सच्चाई और लगन देखकर फूलों वाली लेडी आखिरकार मान जाती है, लेकिन एक शर्त रखती है, तात्सू को हफ्ते में 3 दिन उसकी फ्लावर अरेंजमेंट क्लास ज्वाइन करनी हो। तात्सू बिना सोचे शर्त मान लेता है और पूरे मन से फूल सजाने की कला सीखने लगता है। काफी समय तक फूलों की दुनिया में डूबने के बाद तात्सू को अपने ऊपर भरोसा हो जाता है। अब वो दोबारा टेस्ट देने का फैसला करता है, इस बार अपनी नजाकत और एलिगेंस प्रमाणित करने के लिए। अब तात्सू पूरे सलीके और नजाकत के साथ एसोसिएशन की सभी महिलाओं को सर्व करता है। फूल सजाने की जो कला उसने मेहनत से सीखी थी वो साफ नजर आती है। उसकी मेहनत और बदलाव को देखकर एसोसिएशन आखिरकार तात्सू को अपने ग्रुप में शामिल कर लेती है। एक दिन तात्सू मीकू के साथ उसका फेवरेट ई प्रोक्योर देख रहा होता है। तभी संगीत मकू उसे अपनी एक दोस्त के बच्चे के बारे में बताती है। वो बच्ची भी शो की बहुत बड़ी फैन है, लेकिन बीमारी की वजह से शो एंजॉय नहीं कर पा रही। मकू चाहती है कि किसी तरह उस बच्ची का मन खुश किया जाए और इस काम में वह तात्सू की मदद लेती है। टॉक्सू यानी कि एक विलेन का कॉस्ट्यूम पहन लेता है। उसकी डरावनी शक्ल और रबदार कद इस रोल के लिए बिल्कुल फिट बैठता है, लेकिन जैसे ही बच्ची उसे उस भयानक अवतार में देखती है वो जोर जोर से रोने लगती है। वो सच में डर जाती है। हालात संभालते हुए तात्सू तुरंत प्लान बदलता है। वो अपने लाए हुए फलों से एक क्यूट सा फ्रूट प्लेट बनाता है और बच्ची की माँ को देता है ताकि माहौल थोड़ा आरामदायक हो जाए। कमरे में खुशी का रंग भरने के लिए वह फूलों को भी प्यार से सजा देता है। अब मिकू हीरो प्रोक्योर बनती है और तात्सू विलन की भूमिका निभाता है। दोनों कमरे में एक नकली लेकिन दमदार फाइट करते हैं ताकि बच्ची उन्हें चीयर करे और हीरो को सपोर्ट करे। इरादा अच्छा था,
लेकिन नतीजा उल्टा निकलता है। शोर शराबा बढ़ जाता है और बच्ची और भी घबरा जाती है। आखिरकार वहां की नर्स को दखल देना पड़ता है। वो दोनों को समझाती है कि अस्पताल की शांति भंग करने और जबरदस्ती खुशी थोपने की वजह से उन्हें बाहर जाना होगा। एक दिन टाटसू के ससुर उसके साथ वक्त बिताने के लिए उसे एक हाइकू क्लब ले जाते हैं। क्लब में पहुंचकर उनके ससुर सबसे पहले अपनी कविता सुनाते हैं, जिसे सब लोग पसंद करते हैं। माहौल देखकर टाटसू भी ट्राई करने का मन बनाता है और मौके पर ही कुछ पंक्तियां गढ़ लेता है, लेकिन उसकी हाइकू काफी हिंसक निकलती है और पारंपरिक हाइकू की शांत भावना से कोसों दूर होती है। इसके बाद सब लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं। पुल और फिर एक रोमांटिक सा बांस का जंगल। वहां भी टाटसू अपनी अजीबोगरीब कविताएं सुनाता रहता है, जिसे देखकर उसके ससुर को बीच में रोकना पड़ता है। हाइकू मुकाबले की चुनौती दे देता है। इस बार टाचू को आगे करने की बजाय उसके ससुर ही खुद टीम की तरफ से खड़े होते हैं। हाइकू ड्यूल शुरू होता है। दोनों टीमें अपने आसपास के नजारों से प्रेरणा लेकर कविताएं सुनाते हैं, कभी ड्रैगन फ्लाई पर तो कभी प्यार में डूबे कपल पर। टासू और बेयर गैंग के लोग अपनी अपनी टीम के लिए जोर जोर से चीयर करते हैं, भले ही कविताओं का कोई खास मतलब समझ न आ रहा हो। आखिर में दोनों तरफ से एक शानदार हक्कू सुनाई जाती है, खासकर कब जब कविता का विषय एक बिल्ली होती है और उस पल मुकाबला एक यादगार मोड़ पर खत्म होता है। कपड़े प्रेस करने का काम खत्म करते ही अचानक टाचू की कमर में ऐसा तेज दर्द उठता है जैसे किसी ने उसे 2 हिस्सों में बांट दिया हो। चलना तक मुश्किल हो जाता है। दर्द से तड़पते हुए वो पेट के बल फर्श पर लेट जाता है। जब मिकू उसे इस हालत में देखती है तो कहती है कि शायद उसकी कमर चटक गई है, लेकिन टासू अपने ड्रामेटिक अंदाज में बोलता है, मुझे किसी स्नाइपर ने मार गिराया है। दर्द के बावजूद टासू जिद पकड़ लेता है और दिखाने की कोशिश करता है कि वो बिल्कुल ठीक है। वो फिर से घर के कामों में लग जाता है, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। खाना बनाना तो दूर की बात है। उसकी हालत देखकर मिकू परेशान हो जाती है और कहती है कि वो खाना बना लेगी, लेकिन टाटसू को डर है कि कहीं मकू किचन तबाह न कर दे, इसीलिए फूड डिलीवरी ऑर्डर करने का फैसला करता है। फिर आखिरकार उसे समझ में आ जाता है कि यह दर्द अब सहा नहीं जा सकता। मकू उसकी मदद करती है और दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। वहां पहुंचकर टाचू को पहली बार मकू से मिलने का दिन याद आ जाता है। डॉक्टर उसे दर्द कम करने के पैच लिख देता है। घर लौटते वक्त टाचू मिक्कू को चेतावनी देता है कि रात में गलियों में किसी अजीब आदमी के घूमने की अफवाह संगीत है। ये सुनकर मकू कहती है कि उसे कुछ सेल्फ डिफेंस सिखा दे। टासू मान जाता है और उसे बचाव के कुछ तरीके सिखाता है। एक रात जब मिकू काम से जल्दी जल्दी घर लौट रही होती है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। डर के मारे वो अचानक पलटती है और सामने वाले को जोर का घूंसा मारती है। फिर उसके बाल पकड़कर पेट में जबरदस्त वार करती है, लेकिन जब वो ध्यान से देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि मासा होता है। असल में मासा सिर्फ उससे बात करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसने उसे सड़क पर देखा था, लेकिन मिकू मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि असली मासा का चेहरा इतना सूजा हुआ नहीं होता और बेचारे मासा की ओर पिटाई कर देती है। इधर हाल ही में तोरा के क्रेप ट्रक की बिक्री काफी गिर गई है। कारण ये है कि बिल्कुल बगल में एक डोनट ट्रक आकर खड़ा हो गया है। सबसे हैरानी की बात ये होती है कि डोनट ट्रक की मालकिन कोई और नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन कोहारू होती है। कोहारू को अपने भाई से शिकायत है कि वो घर छोड़कर याकुजा बनने चला गया। इसी बदले की भावना में वो डोनट बेचने लगती है ताकि तोराजे के बिजनेस को टक्कर दे सके। उसने एक बड़ी कंपनी के साथ फ्रेंचाइजी भी ले ली है, जिससे ग्राहक तेजी से और आसानी से सर्व हो जाते हैं। इस मुकाबले से तोरा टूट सा जाता है और हार मानने लगता है। तभी वहाँ से गुजरते हुए टाचू उसे हौसला देता है और मजबूत बने रहने को कहता है। टाचू कोहारू का डोनट चखने का फैसला करता है, लेकिन उसे वो काफी फीका और बेस्वाद लगता है। कोहारू इससे सहमत नहीं होती। तब टेत्सु तोरा की क्रेप ट्रक का इस्तेमाल करके खुद एक ताजा डोनट बनाता है। शुरू में कोहारू उसके सादे से दिखने पर तंज कसती है, लेकिन जैसे ही वह एक बाइट लेती है उसका चेहरा चमक उठता है। टासू समझाता है कि असली फर्क प्यार और मेहनत से पड़ता है, जो बड़े पैमाने पर बनी डोनट्स में नहीं होता। सच समझ में आते ही कोहारू तोरा से माफी मांगती है। वो बताती है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो चाहती थी कि उसका भाई उसे पहचान सके। ठंडी सर्दी के दिन चारों तरफ गिरी ताजा बर्फ देखकर मिकू बहुत खुश हो जाती है, लेकिन टासू की चिंता कुछ और होती है। उसे डर है कि खिड़की पर जमी बर्फ और नमी फंगस ना बना दे, इसीलिए वो तुरंत कांच को साफ कर देता है। मकू काम पर निकल जाती है और टासू किराने का सामान लेने बाहर जाता है। रास्ते में बर्फ से ढकी सड़क पर वो कुनामी के ग्रुप से मिलता है जो बर्फ हटाने में जुटे होते हैं। जब संगीत कुनामी टाचू को देखता है तो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन फिसल कर गिर पड़ता है। हमेशा तैयार रहने वाला टाचू जूते की पकड़ बढ़ाने वाला सामान निकालता है और उसे दे देता है। इससे कुनामी संभल जाता है। टाचू ग्रुप की मेहनत देखकर उन्हें और औजार भी देता है, जिससे उनका काम आसान हो जाता है। नए सामान के साथ ग्रुप तेजी से बर्फ साफ करने लगता है और टाचू वहां से निकल जाता है। घर पर टाचू, मिक्कू और मासा मूवी डे के लिए पॉपकॉर्न बना चुके होते हैं। माहौल में पूरा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि तीनों की पसंद अलग अलग है। मकू अपना फेवरेट एने देखना चाहती है। टाचू एक सादा सा स्लाइस ऑफ लाइफ शो देखना चाहता है। वहीं मासा याकुजा और राक्षसों वाली अजीब फिल्मों का दीवाना। करीब 1 घंटे तक बहस चलती रही, लेकिन कौन सी फिल्म देखी जाए इस पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। आखिरकार सबने मिलकर समझौता किया और तय हुआ कि आज द लायन क्वीन देखी जाए, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। टत्सुओ जिद करने लगा
कि फिल्म सबटाइटल वाली देखी जाए, जबकि मिकू चाहती थी कि डब वर्जन देखेंगे। इसी बात पर फिर से बहस शुरू हो गई और मूवी डे और भी लेट होता चला गया। इसी बीच मिकू एक और परेशानी में फंस गई। उसके ऑफिस के एक कॉलीग ने उससे कहा कि वो कुछ समय के लिए उसके हैमस्टर का ध्यान रखे, लेकिन उनके घर में पहले ही एक खतरनाक गैंगस्टर और एक बहुत ही शरारती बिल्ली थी जो उस नन्हे से जानवर के लिए बिल्कुल सुरक्षित जगह नहीं थी। तत्सुओ ने फैसला किया कि वो हैमस्टर के लिए कोई देखभाल करने वाला ढूंढेगा। सबसे पहले वो मासा के पास गया। मासा को वो छोटा सा जानवर बहुत प्यारा लगा, लेकिन उसकी हालत ये थी कि वो खुद के खाने का इंतजाम मुश्किल से कर पा रहा था। ऐसे में हैमस्टर की देखभाल करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। इसके बाद तत्सुओ हैमस्टर को अपने बॉस के पास ले गया। उसे उम्मीद थी कि शायद बॉस मान जाए, लेकिन बॉस के घर में एक कुत्ता था और वहाँ कोई भी नया मेहमान तभी रह सकता था जब कुत्ता उसे पसंद करे। जैसे ही हैमस्टर पास गया, उसने डर के मारे कुत्ते की नाक काट ली। कुत्ता घबरा गया और पूरा माहौल बिगड़ गया। बॉस ने साफ मना कर दिया क्योंकि वो अपने प्यारे कुत्ते को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। अब तात्सुओ के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो सड़क के किनारे खड़ा था, हाथ में हैमस्टर लिए, और समझ नहीं पा रहा था कि अब इसे कहाँ ले जाए। तभी वहाँ से 2 पुलिस वाले गुजर रहे थे। उन्होंने तात्सुओ का अजीब सा व्यवहार देखा और उसे रोक लिया। तात्सुओ उस नन्हे जानवर को बचाने के लिए किसी भी हाल में उसे देने को तैयार नहीं था। उसे डर था कि कहीं हैमस्टर उससे छीन न लिया जाए, लेकिन पुलिस वालों को शक हो गया कि शायद तात्सुओ कुछ गैर कानूनी चीज छुपा रहा है। उन्होंने जिद की कि वो देखना चाहते हैं कि उसके हाथ में क्या है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद तात्सुओ ने हैमस्टर दिखा दिया। पुलिस वाले उसे देखकर हैरान रह गए क्योंकि वो बेहद प्यारा था। तात्सुओ ने उन्हें पूरी बात समझाई। हालात जानकर पुलिस वालों को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि वो कुछ समय के लिए हैमस्टर को अपने पास रख लेंगे। कुछ दिन बाद तात्सुओ की अचानक तोराज़ेरो से मुलाकात हो जाती है। तोराज़ेरो बड़े जोश में बताता है कि उसने एक अजीब सा नया प्रोडक्ट ढूंढा है। वो तात्सुओ को वीकेंड पर मिलने के लिए बुलाता है ताकि दोनों मिलकर उसे आजमा सके। वो प्रोडक्ट असल में एक एग था जो सोना की तरह बनाया गया था। तोराज़ेरो हमेशा की तरह कुछ ज्यादा ही करने लगता है और गर्म पत्थरों पर खुशबूदार पानी डाल देता है। देखते ही देखते अंदर भाप भर जाती है और सोना बेहद गर्म हो जाता है। तात्सुओ और तोराज़ेरो तय करते हैं कि देखते हैं कौन ज्यादा पसीना बहा सकता है। दोनों पंखा जलने लगते हैं ताकि गर्मी और बढ़ जाए, लेकिन वो हद से ज्यादा कर बैठते हैं। सोना इतना गर्म हो जाता है कि दोनों का दिमाग घूमने लगता है। मिकू तात्सुओ को होश में लाने के लिए जोर से एक थप्पड़ मारती है। वहीं को हाल तोराज़ेरो को थप्पड़ लगाती है। इसके बाद दोनों को नदी में फेंक दिया जाता है ताकि वो ठंडे हो सकें। कुछ समय बाद मिकू के ऑफिस में क्लाइंट्स के साथ गोल खेलने का प्लान बनता है, लेकिन उसे गोल खेलने का जरा सा भी अनुभव नहीं था। ऐसे में तात्सुओ आगे आता है। अपने याकुजा वाले दिनों के अनुभव से वो गोल की ट्रेनिंग देने का फैसला करता है। अगले दिन दोनों गोल फील्ड पर पहुंचते हैं। तात्सुओ सबसे पहले मिकू को सही पोजीशन समझाता है। वो कुछ शॉट मारकर दिखाता है और हर बार बॉल को थोड़ा थोड़ा और दूर भेजता है। फिर टेत्सुओ मिकू को एक सीक्रेट बताता है। वो कहता है कि बॉल मारते वक्त कभी भी बॉस से ज्यादा दूर मत मारना, लेकिन इतना भी साफ नहीं दिखने देना कि जानबूझकर कम मारा है। मिकू उसकी बात मानती है और उसी हिसाब से प्रैक्टिस करने लगती है। तात्सुओ मिकू को एक और जरूरी बात समझाता है। वो कहता है कि बॉस के हर शॉट पर पूरे जोश के साथ तारीफ करना बहुत जरूरी है। जैसे ही बॉस बॉल मारे तुरंत जोर से बोलना, नाइस शॉट। दोनों प्रैक्टिस करते रहते हैं। मिकू धीरे धीरे बेहतर करने लगती है। हालांकि कुछ शॉट अभी भी मिस हो जाते हैं। तभी अचानक उनकी प्रैक्टिस बीच में ही रुक जाती है। एक कौवा झपट्टा मारकर उनकी गोल से बॉल उठाकर उड़ जाता है। कुछ दिन बाद तात्सुओ, मसा और बॉस के कुछ आदमी जंगल में बांस की कोपले लेने जाते हैं। मसा को बांस की कोपलों की ज्यादा जानकारी नहीं होती, तो वो एक बड़ी सी कोपल उखाड़ने लगता है। तभी तात्सुओ तुरंत उसे रोकता है और बताता है कि लंबी कोपले खड़ी होती हैं, खाने के लिए छोटी कोपले ही अच्छी रहती हैं। सब मिलकर बांस की कोपले खोदने लगते हैं, लेकिन तभी बंदरों का एक झुंड आ जाता है और उनकी मेहनत पर पानी फेर देता है। बंदर ज्यादातर कोपले उठाकर भाग जाते हैं। मासा उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आखिर में उनके पास सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा ही बचता है जो बॉस की मांग से बहुत कम होता है। हालात संभालने के लिए तात्सुओ उसी एक बांस की कोपल से कई तरह के पकवान बना देता है। खुशकिस्मती से बॉस को खाना बहुत पसंद जाता है। इसके बाद तात्सुओ और उसके साथी मिस्टर चेन के रेस्टोरेंट में खाने का फैसला करते हैं। वहाँ की स्पेशल डिश होती है सिचुआन हॉट पॉट। रेस्टोरेंट में एक चैलेंज भी होता है, अगर कोई 30 मिनट में पूरा हॉट पॉट खत्म कर ले तो खाना फ्री। सब बड़े जोश में खाना शुरू करते हैं, लेकिन पहला निवाला खाते ही जबरदस्त तीखापन उनके होश उड़ा देता है। मुंह में आग लग जाती है। फिर भी स्वाद इतना जबरदस्त होता है कि कोई रुक नहीं पाता। तात्सुओ देखता है कि मिकू पानी पीने वाली है। वो तुरंत उसे रोकता है और समझाता है कि पानी पीने से तीखापन कम नहीं होगा बल्कि और फैल जाएगा, लेकिन मिकू और वो सह नहीं कर पाती और पानी पी लेती है। इसी के साथ वो चैलेंज से बाहर हो जाती है। मासा भी ज्यादा देर तक नहीं पाता। अब सिर्फ तात्सुओ बचता है। वो हार मानने को तैयार नहीं होता और मिस्टर चेन से एक बड़ा कटोरा चावल मंगवाता है ताकि तीखापन थोड़ा बैलेंस हो जाए, लेकिन ज्यादा खाने की वजह से वो भी बेहोश सा हो जाता है और चैलेंज पूरा नहीं कर पाता। कुछ समय बाद तात्सुओ अचानक मासा के घर हाउसकीपिंग चेक के लिए पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, उसे अजीब सी सीलन और बदबू महसूस होती है। जूते और अंदर सूखते कपड़ों से बदबू आ रही होती है। अच्छी बात यह है कि तात्सुओ पहले से कुछ जड़ी बूटियां साथ लाया होता है।
सब मिलकर उन जड़ी बूटियों की बनी माला घर में टांग देते हैं ताकि हवा साफ हो जाए, लेकिन तभी माहौल बदल जाता है। उन्हें कॉकरोच दिख जाता है। मसा उसे पकड़ने की कोशिश करता है और नंगे हाथों से उठा लेता है। ये देखते ही तात्सुओ बिना सोचे समझे मसा को जोरदार थप्पड़ मार देता है और वो सीधे दरवाजे के बाहर जा गिरता है। एक रात सब लोग मिलकर डरावनी कहानियां सुनाने बैठते हैं। सबसे पहले मिकू अपने ऑफिस की एक डरावनी घटना बताती है, लेकिन मासा उसे ये कहकर टाल देता है कि इसमें कुछ खास डरावना नहीं है। फिर मासा अपनी गांव की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि कुछ लड़के एक सुनसान मार्ग में गए थे जहां एक लंबी औरत जैसी भूतनी चारों हाथ पैरों पर चलती हुई उनके पीछे पड़ गई थी। कहानी का अंत साफ नहीं होता, जिससे सब थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब तात्सुओ की बारी आती है। वो गंभीर चेहरे के साथ अपनी शापित कहानी शुरू करता है। वो बताता है कि कुछ दिन पहले उसने टीवी पर गाजे से क्रैब का ऐड देखा था। मन ललचा गया और उसने तुरंत एक नया बॉक्स ऑर्डर कर दिया। अगले दिन जब उसने फ्रीजर खोला तो उसके होश उड़ गए। वहाँ वही क्रैब पहले से पड़े थे जो उसने पूरे 1 साल पहले खरीदे थे और पकाए ही नहीं थे। तात्सुओ सोचने लगता है कि शायद वो क्रैब के शाप का शिकार हो गया है। मिकू और मासा को यह कहानी बिल्कुल भी डरावनी नहीं लगती। वो कहते हैं कि ये डर नहीं बल्कि तात्सुओ की भूलने की आदत है। आखिर में तात्सुओ उन्हीं क्रैब्स को पकाता है और सब मिलकर रात का खाना एंजॉय करते हैं। इसके बाद तात्सुओ मिकू की दोस्त की बेटी सुजू को सब्जियां खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल ही अलग और अनोखा निकलता है। जब तात्सुओ उनके घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि सुजू को सब्जियों से सख्त नफरत है। वो सब्जी देखते ही मुंह बना लेती है। तात्सुओ सोचता है कि कोई चाल चलनी पड़ेगी। वो ऐसे पकवान बनाने का फैसला करता है जिनमें सब्जियों को बारीक काटकर छुपा दिया जाए ताकि सुजू को पता ही न चले। लेकिन सुजू की नाक बहुत तेज निकलती है। वो सिर्फ खुशबू सूंघ कर ही पहचान लेती है कि खाने में सब्जी मिली हुई है। ये देखकर तात्सुओ भी हैरान रह जाता है। अब आखिरी दांव के तौर पर तात्सुओ कहानी सुनाने का सहारा लेता है। वो एक गाजर हाथ में उठाता है और उसकी दुख भरी कहानी शुरू करता है। वो बताता है कि कैसे उस बेचारी गाजर को बच्चों ने ठुकरा दिया। कोई उसे खाना नहीं चाहता था। गाजर रोते हुए विनती करती है कि उसे कम से कम करी में मिल जाने दिया जाए, क्योंकि बच्चों को करी बहुत पसंद होती है। शायद इस तरह बच्चे उसे भी पसंद करने लगेंगे। कहानी का असर होता दिखता है। सुजू थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लगती है, लेकिन तभी तात्सुओ ज्यादा ही बह जाता है और करी में गाजर के साथ होने वाली खूनी हालत का जिक्र कर देता है। बस फिर क्या, उसकी पूरी मेहनत पर पानी फेर जाता है और सुजू सब्जी खाने से फिर मना कर देती है। इसके बाद तात्सुओ मकान मालिक की मदद करने का फैसला करता है। वो लॉन की घास साफ करने लगता है और इस काम में मासा को भी साथ ले लेता है। मासा घास उखाड़ते उखाड़ते अपने हाथ छिलवा लेता है, क्योंकि घास बहुत सख्त होती है। काम ठीक से हो सके और मसा के हाथ भी सुरक्षित रहे, इसके लिए तात्सुओ उसे खास दस्ताने देता है। सही औजार हाथ में आते ही दोनों का काम काफी आसान हो जाता है। तात्सुओ यही नहीं रुकता। वो सिरका और डिटर्जेंट मिलाकर घर पर ही एक देसी खरपतवार नाशक बना लेता है। वो इसे ऐसे छिड़कता है जैसे कोई काउबॉय बंदूक चला रहा हो। पूरा नजारा किसी गैंग फाइट जैसा लगने लगता है। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाती है। मकान मालिक खुश होकर उनके लिए ठंडा ड्रिंक और नाश्ता ले आता है शुक्रिया कहने के लिए। एक दिन तात्सुओ की मुलाकात र्योटी और एक दूसरे लड़के से होती है। दोनों इस बात पर जोरदार बहस कर रहे होते हैं कि राइनोसरस बीटल ज्यादा ताकतवर होता है या स्टैग बीटल। तात्सुओ बातचीत में शामिल होता है और कहता है कि राइनोसरस बीटल ही ज्यादा ताकतवर कीड़ा है। तभी अचानक टोराजिरो वहां आता है और स्टैग बीटल के पक्ष में खड़ा हो जाता है। बात सुलझने की बजाय और बिगड़ जाती है। दोनों गुंडों जैसे लड़ने लगते हैं और तय करते हैं कि दोनों कीड़ों की असली लड़ाई करवाई जाएगी। तभी पता चलेगा कौन ज्यादा ताकतवर है। जिस दिन कीड़ों की लड़ाई होती है, दोनों बीटल आमने सामने आते हैं। थोड़ी देर की टक्कर के बाद दोनों कूदकर भाग जाते हैं। नतीजा कुछ भी साफ नहीं निकलता। इसके बाद तात्सुओ देखता है कि उसके इलाके की छोटी छोटी दुकानें पास के बड़े मॉल की वजह से नुकसान में चल रही हैं। उनकी मदद के लिए वो सड़क किनारे एक स्टॉल लगाने का आइडिया निकालता है। उसके स्टॉल पर जाकुर के होते हैं। तात्सुओ सबके सामने दिखाता है कि वो कितने तेज है। लोग हैरान हो जाते हैं और भीड़ इकट्ठा होने लगती है। इतना ही नहीं, वो एक कपड़े वाले दुकानदार की भी मदद करता है और एनिमे का सामान बिकवाने में हाथ बटाता है। शुरुआत में एक बच्चा दाम पर मोलभाव करता है, लेकिन आखिरकार सामान खरीद लेता है। इस तरह दोनों का फायदा हो जाता है और इसी के साथ ये कमला की सीरीज यहीं पर खत्म होती है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।